आज मैं आपसे एक ऐसा सच शेयर करने वाला हूं जो शायद आपकी पूरी लाइफ देखने का तरीका बदल दे। कभी आपने महसूस किया है कि आप किसी इंसान से बात करके थक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, गिल्टी फील करने लगते हैं और बाद में सोचते हैं, यार मैंने ऐसा क्यों किया? अगर हाँ, तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। और सबसे स्कैरी बात यह है कि जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा जुड़े होते हैं, वही लोग हमें सबसे ज्यादा मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि मैनिपुलेशन सिर्फ स्कैमर्स, पॉलिटिशियंस या कौन आर्टिस्ट करते हैं, लेकिन सच ये है कि ये फ्रेंड्स, फैमिली, बॉस, पार्टनर, हर जगह होता है। और इसका रीजन सिंपल है, हमारा ब्रेन लॉजिक से नहीं, इमोशन से कंट्रोल होता है। कोई आपको ज्यादा प्यार दिखाता है, कोई आपको डराता है, कोई आपकी इनसिक्योरिटी पर खेलता है, कोई आपको गिल्टी बना देता है, और बिना आपको पता चले आप अपने ही फैसले किसी और के हिसाब से लेने लगते हैं। ये सीरीज आपको सिखाएगी कि ये इनविजिबल खेल कैसे खेला जाता है। आप जानेंगे लोग आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे तोड़ते हैं, आपकी आइडेंटिटी कैसे धीरे धीरे एरेज की जाती है, और कैसे प्यार, मदद और केयर भी एक वेपन बन सकती है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सीरीज का गोल आपको डराना नहीं, आपको मेंटली बुलेट प्रूफ बनाना है, ताकि कोई भी, चाहे वो पार्टनर हो, बॉस हो या सोसाइटी, आपको इमोशनली हाईजैक ना कर सके। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में रहे, तो ये सीरीज आपके लिए है। वेलकम टू लेवल अप हैबिट्स, जहां हम सिर्फ ग्रो नहीं करते, हम अनमैनिपुलेटेबल बनते हैं। चैप्टर 1, द हिडन वॉर, व्हाई यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड एवरी डे। छुपा हुआ युद्ध। आपने कभी ये महसूस किया है कि कुछ बातचीत के बाद आप पहले जैसे नहीं रहते? आप थक जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, और कभी कभी अपने ही फैसलों पर शक करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बिना छुए आपके दिमाग के अंदर कुछ बदल दिया हो। ये कोई जादू नहीं है, ये वही है जिसे हम आज मैनिपुलेशन कहते हैं। और ये हर दिन आपके आसपास चल रहा है, बस आपको दिखाई नहीं देता। अधिकतर लोग मानते हैं कि मैनिपुलेशन सिर्फ स्कैमर्स या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस करते हैं, लेकिन सच ये है कि ये आपके सबसे पास के लोगों के बीच भी होता है। ऑफिस में, रिश्तों में, परिवार में, दोस्तों में। क्योंकि इंसान सिर्फ लॉजिक से नहीं चलता, वो इमोशंस से चलता है। और जहां इमोशंस होते हैं, वहां इन्फ्लुएंस बहुत आसानी से काम करता है। आप सोचिए, जब कोई आपको बार बार अप्रिशिएट करता है, आपकी तारीफ करता है, आपको स्पेशल महसूस कराता है, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसके करीब चला जाता है। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये इंसान होने का हिस्सा है। हम सब चाहते हैं कि हमें समझा जाए, हमें स्वीकार किया जाए। लेकिन यही इच्छा कई बार हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जाती है। कई बार मैनिपुलेशन बहुत साफ दिखाई देता है, जैसे जब कोई आपको डराकर कुछ करवाने की कोशिश करता है। लेकिन ज्यादातर समय ये बहुत सटल होता है। कोई आपकी इनसिक्योरिटी पर हल्का सा सवाल उठाता है, कोई आपकी चॉइसेस पर डाउट डालता है, कोई आपकी मदद करके आपके ऊपर इमोशनल दबाव बना देता है, और धीरे धीरे आप खुद को उनके हिसाब से बदलने लगते हैं। सबसे डेंजरस बात यह है कि ये सब अक्सर अच्छे शब्दों में होता है। कोई कहता है, मैं तुम्हारे लिए ही तो कह रहा हूं। कोई कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता है। लेकिन अंदर से आपके डिसीजंस अब पूरी तरह आपके नहीं रहते। आपका ब्रेन कॉन्फ्लिक्ट में फंस जाता है। आप सोचते हैं, शायद मैं ही गलत हूं। यही वो हिडन वॉर है, एक ऐसा युद्ध जो गोलियों से नहीं, वर्ड से लड़ा जाता है, जहां हर इंसान अपने फायदे के लिए किसी न किसी तरह से इन्फ्लुएंस करता है। और जो इस खेल को नहीं समझते, वही सबसे ज्यादा चोट खाते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग हर सिचुएशन में समहाउ जीत जाते हैं। चाहे गलती उनकी हो, फिर भी लोग उन्हें समझ लेते हैं। चाहे वे गलत हो, फिर भी वे खुद को सही साबित कर लेते हैं। इसका कारण ये नहीं कि वे ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बल्कि ये है कि वे ह्यूमन साइकोलॉजी को बेहतर समझते हैं। हमारी सोसाइटी हमें ये सिखाती है कि अच्छे बनो, सब पर भरोसा करो, ज्यादा सवाल मत पूछो। लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि हर मुस्कान के पीछे सच नहीं होता, हर हेल्प के पीछे निस्वार्थता नहीं होती, और हर रिश्ता सिर्फ प्यार पर नहीं चलता, उसमें पावर भी होती है। इस हिडन वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान उन्हें होता है जो सेंसिटिव होते हैं, जो दिल से जुड़े होते हैं, जो दूसरों को जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। क्योंकि मैनिपुलेटर्स को ऐसे लोग
सबसे आसान लगते हैं। जो ज्यादा केयर करते हैं वही ज्यादा कंट्रोल किए जा सकते हैं। और ये कंट्रोल हमेशा बुरा नहीं दिखता। कई बार ये प्रोटेक्शन के नाम पर आता है, कई बार गाइडेंस के नाम पर, कई बार प्यार के नाम पर। लेकिन जब आप अपने ही फैसलों पर भरोसा खोने लगते हैं, तब समझिए कि कुछ गड़बड़ है। आपको यह जानना जरूरी है कि यह दुनिया पूरी तरह अच्छी या बुरी नहीं है। ये ट्रांजैक्शनल है। हर इंटरैक्शन में कुछ न कुछ गिव एंड टेक होता है। लेकिन जब ये गिव एंड टेक छुपा हुआ हो, जब रूल्स साफ ना हो, तब मैनिपुलेशन शुरू होता है। आज के समय में सोशल मीडिया, वर्क प्लेस, रिलेशनशिप्स, सब जगह ये हिडन वॉर चल रहा है। लोग आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके थॉट्स को शेप करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप इसे नहीं पहचानते, तो आप धीरे धीरे अपने ही लाइफ के स्पेक्टेटर बन जाते हैं। इसलिए इस जर्नी की शुरुआत अवेयरनेस से होती है। जब आप ये समझने लगते हैं कि आपके इमोशंस कैसे ट्रिगर होते हैं, आपके डर कैसे इस्तेमाल होते हैं, आपकी उम्मीदें कैसे लेवरेज की जाती हैं, तभी आप इस युद्ध में सच में खड़े हो पाते हैं। और जैसे जैसे आप ये देखना शुरू करेंगे, आपको एहसास होगा कि कई बार जिन लोगों पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्हीं ने हमें सबसे ज्यादा मोड़ा। ये रियलाइजेशन दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यही पहली सच्ची ताकत है। अब जब ये पर्दा थोड़ा उठा है, आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर भी कई ऐसे सवाल हैं जो अब तक दबे हुए थे। क्यों कुछ बातें आपको इतना डिस्टर्ब करती है? क्यों कुछ लोगों की राय आपको इतना हिला देती है? और क्यों कभी कभी आप अपने ही वैल्यू पर शक करने लगते हैं? ये सब रैंडम नहीं है। ये इस हिडन वॉर का हिस्सा है। आगे बढ़ते हुए हम इस युद्ध के उन नियमों को देखेंगे जो आमतौर पर कोई नहीं बताता। वे छोटे छोटे साइकोलॉजिकल बटन्स जिन्हें दबाकर कोई भी आपके मूड, आपके कॉन्फिडेंस और आपके डिसीजंस को बदल सकता है। जैसे जैसे ये साफ होता जाएगा, आप अपने पास्ट को भी नए तरीके से समझने लगेंगे और कई पुराने एक्सपीरियंसेस अचानक सेंस बनाने लगेंगे। और जब आप ये देखने लगेंगे कि ये खेल कैसे चलता है, तब आप केवल जागरूक नहीं रहेंगे, आप अंदर से बदलने लगेंगे। क्योंकि एक बार दिमाग ने ये पैटर्न पहचान लिया, फिर कोई भी आपको उसी तरह से आसानी से नहीं हिला सकता। यही वो मोड़ है जहां से ये सफर असली गहराई में उतरना शुरू करता है और जहां से आप उस अदृश्य ताकत को समझने लगते हैं जो लोगों को लोगों के ऊपर शक्ति देती है। चैप्टर 2, द साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस, हाउ द ह्यूमन ब्रेन गेट्स हैक्ड। प्रभाव की मनोविज्ञान। आज हम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां असली खेल शुरू होता है, इंसानी दिमाग के अंदर। क्योंकि अगर आपको यह समझ आ गया कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, तो आप ये भी समझ जाओगे कि लोग उसे कैसे हैक करते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये हर दिन आपके साथ होता है, बस बहुत शांति से, बहुत आराम से। हम सब ये मानना पसंद करते हैं कि हम लॉजिकल हैं, हम सोच समझकर फैसले लेते हैं। लेकिन सच ये है कि हमारा ज्यादातर बिहेवियर इमोशन से चलता है और बाद में हम उसे लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। आपका ब्रेन पहले फील करता है, बाद में सोचता है। यही वो लूप होल है जहां से इन्फ्लुएंस अंदर घुसता है। जब कोई इंसान आपको अच्छा फील कराता है, आपको एक्सेप्टेड फील कराता है, तो आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन वही केमिकल है जो आपको खुशी, एक्साइटमेंट और अटैचमेंट देता है। अब इमेजिन कीजिए कोई व्यक्ति बार बार आपको वो अच्छा फील दे रहा है। धीरे धीरे आपका दिमाग उस इंसान को रिवॉर्ड से जोड़ लेता है। अब वो इंसान आपके लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रह जाता, वो एक फीलिंग बन जाता है। यही वजह है कि हम कई बार ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन हमारे ब्रेन को उनसे मिलने वाली फीलिंग बहुत पसंद होती है। इन्फ्लुएंस यहीं से शुरू होता है। फिर आता है अनसर्टेनिटी का खेल। जब कोई व्यक्ति कभी बहुत पास आता है और कभी अचानक दूर हो जाता है, तो आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। ये कंफ्यूजन एक साइकोलॉजिकल लूप बनाता है। आपका दिमाग हर वक्त उस इंसान के बारे में सोचने लगता है क्योंकि उसे क्लैरिटी नहीं मिल रही। इसको न्यूरोसाइंस में ज़ेगर्निक इफेक्ट कहा जाता है। अधूरी चीजें दिमाग में घूमती रहती है। यही कारण है कि गोस्टिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट और मिक्स्ड सिग्नल्स इतनी जोरदार मैनिपुलेटिव टेक्निक्स होती है। सामने वाला कुछ भी न बोले, फिर भी आपका दिमाग उसके बारे में नॉन स्टॉप चलता रहता है। अब बात करते हैं फियर की। डर इंसान का सबसे पुराना कंट्रोल सिस्टम है। जब आपका ब्रेन खतरा महसूस करता है, तो वो सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उस वक्त लॉजिक कमजोर हो जाता है और इंस्टिंक्ट हावी हो जाता है।
मैनिपुलेटर्स इसी समय आपको दिशा देते हैं। अगर तुमने ऐसा किया तो ये हो जाएगा, अगर तुमने मना किया तो मैं चला जाऊंगा, अगर तुम सवाल करोगे तो सब खराब हो जाएगा। ये सब फियर ट्रिगर्स हैं। जब आप डरते हैं तब आप ओबीडियंस की तरफ झुक जाते हैं। आपका ब्रेन बस यही चाहता है कि खतरा टल जाए, भले उसकी कीमत आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हो या आपकी फ्रीडम। अब गिल्ट की बात करते हैं। गिल्ट बहुत चालाक भावना है। जब कोई आपको यह महसूस कराता है कि आप किसी के लिए कुछ ओ करते हैं तो आपका ब्रेन प्रेशर में आ जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है, सुनते ही आपके अंदर एक वेट आ जाता है। यही रेसिप्रोसिटी लूप है। हम नेचुरली चाहते हैं कि हम किसी का कर्ज चुकाएं, भले वो कर्ज हमने मांगा भी ना हो। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बार बार आपकी मदद करता है बिना आपकी मांग के, तो वो आपके ब्रेन में धीरे धीरे एक इमोशनल डेट बना रहा है। बाद में जब वो कुछ मांगता है तो आपका ब्रेन रेजिस्ट नहीं कर पाता। और अब बात करते हैं आइडेंटिटी की। आपका ब्रेन सिर्फ सोचता नहीं है, वो खुद को डिफाइन भी करता है। मैं कौन हूं, मैं कैसा इंसान हूं, ये सब आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। जब कोई बार बार आपकी स्ट्रेंथ्स पर सवाल उठाता है या आपकी वीकनेसेस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है तो आपकी आइडेंटिटी हिलने लगती है। आप खुद से पूछने लगते हैं, क्या मैं सच में ऐसा हूं? यहीं से मैनिपुलेशन गहरा हो जाता है, क्योंकि जब आपकी आइडेंटिटी अनस्टेबल होती है तो आप बाहरी वैलिडेशन पर निर्भर होने लगते हैं, और जो आपको वैलिडेशन देता है वही आपको कंट्रोल करने लगता है। इस सब के बीच एक और बड़ा प्लेयर है, सोशल ब्रेन। इंसान हर्ड में जीता है। हम नेचुरली दूसरों से कंपेयर करते हैं, दूसरों की अप्रूवल चाहते हैं। जब कोई आपको दूसरों से कंपेयर करके छोटा दिखाता है तो आपका ब्रेन उसे सच मानने लगता है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम रिजेक्शन से बहुत डरता है। आपका ब्रेन हमेशा ये चेक करता रहता है कि क्या मैं बिलोंग करता हूं, और मैनिपुलेटर्स इसी सवाल का फायदा उठाते हैं। तो असली बात यह है कि लोग आपके दिमाग को सीधे नहीं पकड़ते। वे आपके केमिकल्स, आपके डर, आपकी गिल्ट और आपकी आइडेंटिटी को छेड़ते हैं, और आपको लगता है कि आप खुद सोच रहे हो, जबकि असल में आपकी सोच गाइडेड हो रही होती है। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप जानते हैं कि कौन सा बटन दबाया जा रहा है, तब वो बटन उतना असर नहीं करता। जब आप ये पहचानने लगते हैं कि अभी मुझे डराया जा रहा है या अभी मुझे गिल्ट में डाला जा रहा है, तब आपका ब्रेन धीरे धीरे कंट्रोल वापस लेने लगता है। ये कोई ओवरनाइट बदलाव नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है, क्योंकि ब्रेन जितना हैक हो सकता है उतना ही रिवायर भी हो सकता है। अब तक आपने ये देखा कि इन्फ्लुएंस सिर्फ बाहर से नहीं आता, वो अंदर से काम करता है, केमिकल से, पैटर्न से, इमोशनल लूप से। और यही वजह है कि कुछ लोग बार बार वही गलत रिश्ते चुनते हैं, वही गलत बॉसेस टॉलरेट करते हैं, वही टॉक्सिक पैटर्न्स में फंसते हैं। लेकिन जैसे ही आप इस इनर मशीनरी को समझने लगते हैं, वैसे ही आप उस इनविजिबल स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू कर देते हैं जो अब तक आपके लिए लिखी जा रही थी। अब आगे जो आने वाला है वो इस मशीनरी के सबसे क्लेवर हिस्से को खोलेगा। वो तरीका जिससे लोग बिना दबाव, बिना धमकी, सिर्फ छोटी छोटी चालों से आपको अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। ये वो जगह है जहां इन्फ्लुएंस एक कला बन जाता है, और जहां से आप पहली बार ये साफ देख पाएंगे कि किसी को जीतना हमेशा लड़कर नहीं, कभी कभी मदद मांगकर भी किया जाता है। चैप्टर 3, द बेंजामिन फ्रैंकलिन ट्रैप, वाई पीपल हु हेल्प यू स्टार्ट कंट्रोलिंग यू। बेंजामिन फ्रैंकलिन का जाल। हम सबको बचपन से एक ही बात सिखाई जाती है, जो आपकी मदद करे उसका एहसान मानो। मदद को हम अच्छाई से जोड़ते हैं, और सही भी है, लेकिन यहीं पर एक बहुत सटल साइकोलॉजिकल ट्विस्ट छुपा हुआ है, जिसे ज्यादातर लोग कभी नोटिस ही नहीं करते। क्योंकि हर मदद प्योर नहीं होती, और हर हेल्प आपको स्ट्रांग बनाने के लिए नहीं दी जाती। कुछ हेल्प आपको धीरे धीरे डिपेंडेंट बनाने के लिए दी जाती है। आपने कभी ये महसूस किया है कि किसी इंसान ने आपकी बहुत मदद की, और उसके बाद आपको उससे ना कहने में अजीब सा अनकंफर्टेबल फील होने लगा? आप लॉजिकली जानते हैं कि आप गलत नहीं हैं, फिर भी अंदर से कुछ आपको रोक रहा है। यही वो जगह है जहां बेंजामिन फ्रैंकलिन ट्रैप काम करता है। ये ट्रैप बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें सामने वाला आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, बल्कि मदद कर रहा है। और हमारा ब्रेन हेल्प को थ्रेट नहीं मानता, वो उसे सेफ्टी और ट्रस्ट से जोड़ देता है। लेकिन साइकोलॉजी यहां उल्टी दिशा में काम करती है। जब कोई व्यक्ति आपसे मदद करता है तो आप सोचते हैं
कि वो अच्छा इंसान है। लेकिन जब कोई आपसे मदद मांगता है और आप उसकी मदद कर देते हैं, तो आपके ब्रेन में एक अलग प्रोसेस शुरू होता है। आपका दिमाग अपने आप से ये जस्टिफाई करने लगता है कि मैंने इसकी मदद की है, मतलब ये इंसान मुझे पसंद है। क्योंकि हमारा ब्रेन कॉन्ट्रडिक्शन पसंद नहीं करता। ये सोच नहीं पाता कि मैंने किसी ऐसे इंसान की मदद की जिसे मैं पसंद नहीं करता। यहीं से इमोशनल अलाइनमेंट शुरू होती है। धीरे धीरे आपके दिमाग में उस इंसान की इमेज पॉजिटिव होती चली जाती है। आप उसकी बातें ज्यादा सुनने लगते हैं, उसके ओपिनियंस को ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं, और ये सब बिना किसी प्रेशर के होता है। यही इस ट्रैप को डेंजरस बनाता है। अब इमेजिन कीजिए कि कोई इंसान बार बार आपकी छोटी छोटी मदद करता है, बिना मांगे, बिना जरूरत के। कभी एडवाइस, कभी कनेक्शन, कभी सपोर्ट। बाहर से ये क्या लगता है, लेकिन अंदर से ये एक रेसिप्रोसिटी लूप बना रहा होता है। आपका ब्रेन हर बार नोट करता है, इसने मेरे लिए किया है। और फिर एक दिन वही इंसान आपसे कुछ मांगता है, शायद कुछ ऐसा जो आप नॉर्मली ना कहते। लेकिन अब सिचुएशन अलग है। अब आपके अंदर गिल्ट भी है, ऑब्लिगेशन भी है, और एक इनविजिबल दबाव भी। आप खुद से कहते हैं, इतना तो कर ही सकता हूं। यही से कंट्रोल शुरू होता है। ये ट्रैप इसलिए काम करता है क्योंकि इंसान नेचुरली फेयर बनना चाहता है। हम किसी का एहसान अपने ऊपर नहीं रखना चाहते, और मैनिपुलेटर्स इसी क्वालिटी का फायदा उठाते हैं। वे आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप फ्री नहीं हैं, आप इंडेप्टेड हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ट्रैप में पावर इंबैलेंस बहुत स्मूथ तरीके से बनता है। सामने वाला कभी डायरेक्ट कमांड नहीं देता, वो बस रिमाइंड करता है, कभी शब्दों से, कभी टोन से, कभी साइलेंस से। और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब अपनी बाउंड्रीज ढीली करते चले गए। कई बार ये ट्रैप रिलेशनशिप्स में बहुत गहराई से दिखता है। कोई पार्टनर शुरू में बहुत सपोर्टिव होता है, आपकी प्रॉब्लम सुनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाता है, आपकी तरफ से डिसीजंस भी लेने लगता है, और आपको लगता है कि फाइनली कोई है जो मुझे समझता है। लेकिन धीरे धीरे वही सपोर्ट कंट्रोल में बदलने लगता है। अब आपकी हर इंडिपेंडेंस को अनग्रेटफुल लेबल किया जाने लगता है। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है। ये सेंटेंस सुनते ही आपका ब्रेन डिफेंसिव हो जाता है। आप अपनी बात रखने के बजाय खुद को जस्टिफाई करने लगते हैं। यही मोमेंट है जहां हेल्प अब हथियार बन चुकी होती है। इस ट्रैप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि विक्टिम को गिल्ट में डाल दिया जाता है। अगर आप सवाल करते हैं तो आपको सेल्फिश कहा जाता है। अगर आप दूरी बनाते हैं तो आपको अनग्रेटफुल कहा जाता है। और अगर आप कंप्लाई करते हैं तो सामने वाले का कंट्रोल और मजबूत हो जाता है। ये ट्रैप सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स तक सीमित नहीं है, वर्क प्लेस में भी ये बहुत कॉमन है। कोई सीनियर आपको शुरू में गाइड करता है, बचाता है, क्रेडिट देता है, और फिर एक समय आता है जब वही व्यक्ति आपसे एथिकल कॉम्प्रोमाइजेस एक्सपेक्ट करने लगता है। और आप सोचते हैं, उन्होंने मेरे लिए इतना किया है, अब मैं कैसे मना करूं? यहीं पर समझना जरूरी है कि हेल्प और कंट्रोल में फर्क होता है। जेन्युइन हेल्प आपको कैपेबल बनाती है, डिपेंडेंट नहीं। जेन्युइन हेल्प के बाद आप खुद को स्ट्रांग फील करते हैं, गिल्टी नहीं। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ट्रैप में हेल्प के बाद एक इनविजिबल लीश अटैच हो जाती है। आप फ्री नहीं रहते, आपके डिसीजंस पर इमोशनल टैक्स लगने लगता है। इस ट्रैप से बचने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब भी कोई बार बार बिना मांगे आपकी मदद करे, खुद से एक सिंपल सवाल पूछिए, क्या ये मुझे एम्पावर्ड बना रहा है या ऑब्लिगेटेड? क्या मैं इस इंसान के सामने अपनी बात रख सकता हूं, या मैं डर रहा हूं कि वो नाराज हो जाएगा? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हेल्प एक्सेप्ट करना गलत नहीं है, लेकिन हेल्प के बदले अपनी ऑटोनॉमी देना बहुत महंगा सौदा है। अगर कोई आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट नहीं करता, तो उसकी मदद भी फ्री नहीं है। धीरे धीरे आपको यह दिखने लगेगा कि कौन लोग सच में सपोर्ट कर रहे हैं और कौन लोग फ्यूचर लेवरेज जमा कर रहे हैं। फर्क सटल होता है, लेकिन वंस यू सी इट, यू कांट अनसी इट। ये समझ आपको इमोशनली मैच्योर बनाती है। आप हेल्प लेना सीखते हैं बिना खुद को खोए। आप ग्रैटिट्यूड और सबमिशन के फर्क को पहचानना सीखते हैं, और यही वह स्किल है जो आपको मैनिपुलेशन से बचाती है। अब यहां से आगे बढ़ते हुए एक और लेयर खुलने वाली है। अब तक हमने देखा कि हेल्प कैसे कंट्रोल बन सकती है और ब्रेन कैसे इसे जस्टिफाई करता है। लेकिन इससे भी ज्यादा डेंजरस वो तरीका है जहां लोग आपकी कमजोरी पर नहीं, आपकी ताकत पर हमला करते हैं। जहां आपको तोड़ा नहीं जाता, बल्कि
धीरे धीरे आपको खुद पर डाउट करना सिखाया जाता है। और यही वो जगह है जहां मैनिपुलेशन और भी साइलेंट और भी लीथल हो जाती है। चैप्टर 4, मैन्युफैक्चरिंग इनसिक्योरिटी, हाउ दे ब्रेक योर कॉन्फिडेंस। असुरक्षा का निर्माण। अगर कोई आपको सीधे सीधे कह दे कि तुम कमजोर हो, तो आप शायद रेजिस्ट कर लेंगे। आप डिफेंड करेंगे, आर्ग्यू करेंगे या दूरी बना लेंगे। लेकिन असली मैनिपुलेशन ऐसे काम नहीं करता। असली मैनिपुलेशन बहुत शांत होता है, बहुत सटल होता है। वह आपकी कॉन्फिडेंस को तोड़ता नहीं है, वो उसे धीरे धीरे खोखला करता है। और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कब अपने ही ऊपर शक करने लगे। मैन्युफैक्चरिंग इनसिक्योरिटी का मतलब है आपके अंदर डाउट पैदा करना, वो भी ऐसे हिस्सों में जहां आप कभी डाउटफुल थे ही नहीं। आपने नोटिस किया होगा, मैनिपुलेटर्स रेयरली आपकी ऑब्वियस वीकनेस पर हमला करते हैं, क्योंकि वहां आप ऑलरेडी अलर्ट होते हैं। वे आपकी स्ट्रेंथ चुनते हैं, वही जगह जहां आप कॉन्फिडेंट होते हैं, प्राउड होते हैं, स्टेबल होते हैं, और वहीं पर एक छोटा सा सवाल डाल देते हैं। तुम स्मार्ट तो हो, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो। तुम मेहनती हो, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। तुम टैलेंटेड हो, लेकिन लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते। ये सेंटेंसेस बाहर से बैलेंस लगते हैं, इनमें इंसल्ट नहीं है, गाली नहीं है, इसलिए आपका दिमाग इन्हें थ्रेट नहीं मानता। लेकिन अंदर से ये सेंटेंसेस एक बीज छोड़ जाते हैं, सेल्फ डाउट का बीज। और सेल्फ डाउट का नेचर ये होता है कि वो तुरंत ग्रो नहीं करता, वो धीरे धीरे फैलता है। आप अगले डिसीजन में थोड़ा हेजिटेट करते हैं, अगले अपॉर्चुनिटी में खुद को पीछे खींच लेते हैं, और फिर आप सोचते हैं शायद वो सही कह रहे थे। यही मैन्युफैक्चरिंग इनसिक्योरिटी है। सबसे डेंजरस बात यह है कि यह अक्सर कंसर्न के नाम पर आता है। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा, मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं। यह सेंटेंस मैनिपुलेशन का कवर होता है, क्योंकि अब अगर आप रिएक्ट करेंगे तो आप ओवर सेंसिटिव कहलाएंगे, और अगर चुप रहेंगे तो डाउट अंदर बैठ जाएगा। कई बार यह टेक्निक कंपैरिजन के साथ आती है। कोई आपके सामने किसी और का एग्जाम्पल रख देता है, देखो वो कितना कॉन्फिडेंट है, देखो उसने कैसे हैंडल किया। और कंपैरिजन हमेशा उस जगह किया जाता है जहां आप खुद को मेजर करने लगते हैं। आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली खुद को नीचे रख देता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आप अपनी अचीवमेंट्स को छोटा समझने लगे हैं। आपको लगता है कि आपकी सक्सेस कोइंसिडेंस है, आपकी मेहनत लक है, और दूसरों की सक्सेस टैलेंट है। ये नैरेटिव आपके अंदर बैठा दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इनसिक्योरिटी का एक और पावरफुल टूल है इनकंसिस्टेंट फीडबैक। एक दिन आपकी तारीफ, दूसरे दिन वही चीज क्रिटिसिज्म। आपका ब्रेन कंफ्यूजन में चला जाता है। आपको समझ नहीं आता कि आप सही है या गलत। और जब क्लैरिटी नहीं होती तो इंसान अथॉरिटी की तरफ झुकता है, वही अथॉरिटी जिसने कंफ्यूजन क्रिएट किया है। यहीं से पावर शिफ्ट होता है। रिलेशनशिप्स में ये टेक्निक बहुत कॉमन है। शुरू में आपको बहुत स्पेशल फील कराया जाता है, तुम अलग हो, तुम जैसे कोई नहीं। और फिर धीरे धीरे वही इंसान आपकी छोटी छोटी बातों पर डाउट डालने लगता है। आपकी मेमोरी पर सवाल, आपकी इंटेंशंस पर सवाल, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर सवाल। तुम ज्यादा सोचते हो, तुम चीजों को गलत समझ लेते हो, तुम इमोशनल हो, इसलिए ऑब्जेक्टिव नहीं हो। अब इमेजिन कीजिए, अगर कोई ये बातें बार बार बोले तो क्या होगा? आप खुद पर भरोसा करना बंद कर देंगे। आप अपनी परसेप्शन को अनरिलायबल मानने लगेंगे। और जैसे ही ऐसा होता है, सामने वाला आपकी रियलिटी डिफाइन करने लगता है। यहां मैनिपुलेशन इसलिए डेंजरस है क्योंकि ये आपको वीक फील कराता है बिना आपको तोड़े। आप बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से हेजिटेंट होते हैं। आप पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में डर होता है। वर्क प्लेस में मैन्युफैक्चरिंग इनसिक्योरिटी बहुत स्ट्रैटेजिक तरीके से होती है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, लेकिन अथॉरिटी नहीं। एक्सपेक्टेशंस हाई होती है, लेकिन अप्रिशिएशन अनक्लियर। और फिर जब आप सवाल करते हैं तो कहा जाता है, तुम रेडी नहीं हो अभी। रेडी कब हो जाओगे? इसका जवाब कभी नहीं दिया जाता, क्योंकि गोल आपको रेडी बनाना नहीं है, गोल आपको अनश्योर बनाए रखना है। अनश्योर इंसान इजी टू कंट्रोल होता है। सबसे पेनफुल पार्ट यह है कि कई बार ये सब हमें प्यार करने वाले लोग ही करते हैं, पेरेंट्स, पार्टनर्स, मेंटोर्स। और क्योंकि उनका इंटेंशन हमें अच्छा लगता है, हम मैनिपुलेशन पहचान ही नहीं पाते। हम सोचते हैं कि वो तो मेरे लिए ही कह रहे हैं। लेकिन एक सिंपल टेस्ट है,
अगर किसी की बात सुनकर आप मोटिवेटेड फील करते हैं, क्लियर फील करते हैं, वो गाइडेंस है। अगर किसी की बात सुनकर आप कंफ्यूज्ड, स्मॉल, डाउटफुल फील करते हैं, वो मैनिपुलेशन है। मैन्युफैक्चरिंग इनसिक्योरिटी का मकसद आपको कंप्लीटली तोड़ना नहीं है। उसका मकसद है आपको सेल्फ ट्रस्ट से दूर करना। क्योंकि जिस दिन आप खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, उस दिन आप दूसरों के भरोसे जीने लगते हैं। और यही मैनिपुलेटर्स चाहते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, कॉन्फिडेंस काम होता है। और इनसिक्योरिटी को काम तरीके से ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, बिना ड्रामा, बिना कॉन्फ्लिक्ट, बस रेपिटेशन से। अगर आप ये पहचानना शुरू कर दें कि कौन आपको एम्पावर कर रहा है और कौन आपको सेकंड गेस करा रहा है, तो आधी लड़ाई वही खत्म हो जाती है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना जानना है कि हर डाउट आपका नहीं होता। कई डाउट्स प्लांटेड होते हैं। और जैसे जैसे आप ये रियलाइज करेंगे, आपको ये भी दिखने लगेगा कि इनसिक्योरिटी सिर्फ आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि किसी और की स्ट्रैटेजी हो सकती है। अब आगे बढ़ते हुए ये समझ और गहरी होने वाली है, क्योंकि इनसिक्योरिटी हमेशा क्रिटिसिज्म से नहीं आती। कई बार वो प्रेस के साथ आती है, ऐसे वर्ड्स के साथ जो आपको अच्छा फील कराते हैं, लेकिन आपको ग्रो करने से रोक देते हैं। वो स्टेज जहां तारीफ आपको आगे नहीं बढ़ाती, बल्कि आपको वही रोक देती है। वही अगला मोड़ है जहां ये खेल और भी चालाक हो जाता है। चैप्टर 5, ईगो हुकिंग एंड फॉल्स प्रेस व्हेन कॉम्प्लीमेंट्स आर एक्चुअली वेपन्स। अहंकार का फंदा और झूठी तारीफ। हम सबको तारीफ अच्छी लगती है। ये सबसे नेचुरल ह्यूमन क्रेविंग है। कोई आपको देखे, आपकी कद्र करे और बोले कि आप स्पेशल हो। इससे अच्छा डोपामाइन शॉट शायद ही कुछ और हो। लेकिन यहीं पर एक बहुत डेंजरस साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है, जिसे कहा जाता है ईगो हुकिंग। इसमें आपको नीचा नहीं दिखाया जाता, बल्कि इतना ऊपर बैठा दिया जाता है कि आप चलना ही बंद कर दें। ईगो हुकिंग में सामने वाला आपकी कमजोरी पर हमला नहीं करता, वो आपकी अच्छाई को हथियार बना लेता है। वो आपकी तारीफ इस तरह करता है कि आप ग्रो करने की जरूरत ही न महसूस करें। बाहर से ये एनकरेजमेंट लगता है, लेकिन अंदर से ये स्टैग्नेशन है। आपने सुना होगा ऐसे सेंटेंसेस, तुम तो वैसे ही बहुत स्मार्ट हो, तुम्हें इतना पढ़ने की क्या जरूरत है, तुम इतनी टैलेंटेड हो, स्ट्रगल तुम्हारे लिए नहीं है, तुम जैसी लड़की को तो वैसे ही अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। सुनने में ये बहुत स्वीट है। आपका ईगो इन्फ्लेट होता है। आपको लगता है, हाँ, मैं अलग हूं। लेकिन धीरे धीरे इसका असर ये होता है कि आप एफर्ट कम करने लगते हैं। आप डिसिप्लिन को इग्नोर करने लगते हैं, क्योंकि अगर मैं ऑलरेडी ग्रेट हूं तो मुझे इंप्रूव क्यों करना चाहिए। यही ईगो हुकिंग का कोर है, आपको कॉम्प्लिसेंट बनाना। मैनिपुलेटर्स को ऐसे लोग पसंद नहीं आते जो लगातार ग्रो करते हैं, सवाल पूछते हैं, बाउंड्रीज बनाते हैं। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो खुद को कंप्लीट मान ले। और इसके लिए प्रेस सबसे आसान तरीका है। फॉल्स प्रेस अक्सर सिलेक्टिव होती है। वो आपको उसी आइडेंटिटी में फ्रीज कर देती है जिसमें मैनिपुलेटर्स कंफर्टेबल होते हैं। अगर आप केयरिंग हैं तो कहा जाएगा तुम बहुत गिविंग हो, तुम्हें सबका ख्याल रखना चाहिए। अगर आप क्वाइट हैं तो कहा जाएगा तुम बहुत मैच्योर हो, ड्रामा तुम्हारे लिए नहीं है। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं तो कहा जाएगा तुम तो काम के लिए ही बने हो, रेस्ट तुम्हारे लिए नहीं है। धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी एक रोल में बदल दी जाती है और उस रोल से बाहर निकलना फिर गिल्ट पैदा करता है। अगर आप गिविंग नहीं रहे तो आप सेल्फिश कहलाते हैं। अगर आप क्वाइट नहीं रहे तो एरोगेंट। अगर आप काम से थक गए तो लेजी। ये प्रेस आपको फ्री नहीं करता, ये आपको बांधता है। एक और डेंजरस हिस्सा है कंपैरिजन बेस्ड प्रेस। तुम बाकियों से बेटर हो, तुम जैसे लोग रेयर होते हैं, बाकी सब शैलो हैं, तुम अलग हो। ये सुनते ही आपका ईगो एक्टिवेट हो जाता है। आप खुद को दूसरों से अलग, ऊपर रखने लगते हैं। लेकिन इसका हिडन इफेक्ट ये होता है कि आप धीरे धीरे आइसोलेट हो जाते हैं। आप फीडबैक लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं ऑलरेडी बेटर हूं तो मुझे सुनने की क्या जरूरत। और मैनिपुलेटर्स यही चाहते हैं कि आप एक्सटर्नल रियलिटी से कट जाए और सिर्फ उनकी वैलिडेशन पर डिपेंड करें। फॉल्स प्रेस का एक क्लासिक पैटर्न है, पहले बहुत तारीफ, फिर अचानक विड्रॉल। जब प्रेस रुकती है तो आप बेचैन हो जाते हैं। आपका ब्रेन पूछता है, मैंने क्या गलत किया? और अब आप उस तारीफ को वापस पाने के लिए एडजस्ट करने लगते हैं। यहीं से कंट्रोल शुरू होता है।
रिलेशनशिप्स में ये बहुत सटल तरीके से होता है। शुरुआत में आपको क्वीन या किंग बना दिया जाता है, तुम परफेक्ट हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। और फिर धीरे धीरे एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है, लेकिन प्रेस कम होती जाती है। अब आपको प्रूव करना पड़ता है कि आप वही स्पेशल इंसान हो। आप एफर्ट देते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं, खुद को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि आपका ईगो उस इमेज को छोड़ना नहीं चाहता जो आपको दी गई थी। वर्क प्लेस में भी ईगो हुकिंग बहुत कॉमन है। कोई बॉस आपको कहता है, तुम तो मेरी राइट हैंड हो, तुम पर तो मुझे ब्लाइंड ट्रस्ट है। सुनने में ये ऑनर लगता है, लेकिन इसके बाद बाउंड्रीज ब्लर हो जाती है। एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जीरो कंप्लेंट्स एक्सपेक्टेड। और अगर आप सवाल करते हैं तो कहा जाता है, तुम जैसे सीनियर लोग ये बातें नहीं करते। ये तारीफ नहीं है, ये साइलेंट प्रेशर है। सबसे ट्रिकी पार्ट यह है कि ईगो हुकिंग में विक्टिम खुद को विक्टिम मानता ही नहीं है। उसे लगता है कि वो स्पेशल है, चोजन है, और मैनिपुलेटर्स को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन एक सिंपल सवाल आपको क्लैरिटी दे सकता है। क्या ये तारीफ मुझे ग्रो करने के लिए पुश कर रही है, या मुझे वही रोक रही है? क्या ये मुझे इंडिपेंडेंट बना रही है या डिपेंडेंट? जेन्युइन प्रेस आपको ग्राउंडेड रखती है। वो स्पेसिफिक होती है, ऑनेस्ट होती है, और आपको इंप्रूव करने की दिशा दिखाती है। फॉल्स प्रेस वेग होती है, रेपिटेटिव होती है, और आपको कंफर्ट जोन में सुला देती है। कॉन्फिडेंस और ईगो में फर्क समझना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस शांत होता है, ईगो शोर करता है। कॉन्फिडेंस ग्रोथ चाहता है, ईगो अप्रिशिएशन। जब आप ये फर्क समझने लगते हैं, तब आप तारीफ सुनते हुए भी अलर्ट रहते हैं। आप अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अटैच नहीं होते। और यही मैच्योरिटी आपको मैनिपुलेशन से बचाती है। अब यहां से आगे बढ़ते हुए ये समझ और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जब प्रेस और ईगो से भी कंट्रोल बन जाए, तब अगला कदम होता है इमोशनल एक्सेस। वो स्टेज जहां कोई आपकी प्रेजेंस और एब्सेंस से आपके ब्रेन को रिवॉर्ड और पनिश करना शुरू करता है, जहां साइलेंस, दूरी और कोल्डनेस सबसे पावरफुल टूल्स बन जाते हैं। और आप समझ ही नहीं पाते कि ये दूरी आपको क्यों इतना बेचैन कर रही है। चैप्टर 6, इमोशनल विड्रॉल एंड गोस्टिंग, द डोपामाइन टॉर्चर टेक्निक। भावनात्मक वापसी और गोस्टिंग। अगर किसी ने आप पर चिल्लाया हो, गुस्सा किया हो, या सीधा इंसल्ट किया हो, तो भी आप उसे हैंडल कर लेते हैं। दर्द होता है, लेकिन क्लैरिटी रहती है। आपको पता होता है कि सामने वाला नाराज है, कुछ गलत हुआ है। लेकिन अगर कोई इंसान अचानक चुप हो जाए, बिना बताए दूर हो जाए, मैसेजेस का रिप्लाई बंद कर दे, या सामने बैठा हो लेकिन इमोशनली गायब हो जाए, तो जो असर होता है वो कहीं ज्यादा गहरा होता है। यही है इमोशनल विड्रॉल और गोस्टिंग, और ये मैनिपुलेशन की सबसे क्रूएल टेक्निक्स में से एक है। ये टेक्निक इसलिए डेंजरस है क्योंकि इसमें सामने वाला कुछ करता ही नहीं। न गुस्सा, न आरोप, न एक्सप्लेनेशन, बस साइलेंस। और इंसानी दिमाग साइलेंस को संभाल नहीं पाता। हमारा ब्रेन पैटर्न्स का भूखा है। उसे जवाब चाहिए, मीनिंग चाहिए, क्लोजर चाहिए। जब कुछ भी नहीं मिलता, तो दिमाग खुद ही कहानियां बनाना शुरू कर देता है। यहीं से डोपामाइन टॉर्चर शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति आपको अटेंशन देता है, केयर दिखाता है, रिस्पॉन्ड करता है, तो आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो प्लेजर, बॉन्डिंग और मोटिवेशन से जुड़ा है। अब इमेजिन कीजिए कि कोई इंसान ये डोपामाइन सोर्स बन जाए। रोज बात, रोज कनेक्शन, रोज वैलिडेशन। आपका ब्रेन उसे रिवॉर्ड से जोड़ लेता है। और फिर एक दिन अचानक वो रिवॉर्ड बंद हो जाता है। कोई मैसेज नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। अब आपका ब्रेन पैनिक में चला जाता है। वो उस डोपामाइन को वापस चाहता है। और क्योंकि इंसान नेचुरली पेन से बचना चाहता है, वो खुद को ब्लेम करना शुरू करता है। मैंने क्या गलत किया? क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? क्या मैं ज्यादा नीडी हो गया? ये सेल्फ ब्लेम एक्सीडेंटल नहीं है। ये इसी टेक्निक का कोर है। गोस्टिंग और इमोशनल विड्रॉल में सामने वाला आपको पनिश कर रहा होता है, बिना बोले। ये पनिशमेंट इसलिए इफेक्टिव होती है क्योंकि इसमें एम्बिग्यूटी है। आपको ये नहीं पता कि ये कब खत्म होगा, या होगा भी या नहीं। और अनसर्टेनिटी डोपामाइन को और ज्यादा अडिक्टिव बना देती है। आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी कोई इंसान थोड़ी देर के लिए वापस आता है। एक छोटा सा मैसेज, एक इमोजी, एक नॉर्मल बात, और आप इंस्टेंटली रिलीव्ड फील करते हैं। आपका ब्रेन रिवॉर्ड पा लेता है।
और फिर से साइलेंस। ये इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहलाता है, साइकोलॉजी की सबसे पावरफुल कंडीशनिंग टेक्निक्स में से एक। यही टेक्निक कैसिनोज में यूज होती है, यही टेक्निक टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में यूज होती है। कभी रिवॉर्ड, कभी पनिशमेंट, और विक्टिम उसी में फंसा रहता है। सबसे पेनफुल हिस्सा यह है कि विड्रॉल अक्सर तब किया जाता है जब आप सवाल पूछते हैं, बाउंड्रीज बनाते हैं या अनकंफर्टेबल ट्रूथ बोलते हैं। जैसे ही आप इमोशनली स्ट्रांग होने की कोशिश करते हैं, सामने वाला दूरी बना लेता है। आपका ब्रेन सीख लेता है, अगर मैं बोलूंगा तो कनेक्शन टूट जाएगा, और धीरे धीरे आप खुद को साइलेंस में एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। आप बातें दबाने लगते हैं, आप कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि आपके दिमाग ने ये लिंक बना लिया है कि ऑनेस्टी का मतलब अबैंडनमेंट है। गोस्टिंग सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स में नहीं होता, दोस्ती में, परिवार में, वर्क प्लेस में, हर जगह होता है। कोई बॉस अचानक कोल्ड हो जाता है, कोई दोस्त मैसेजेस देख के रिप्लाई नहीं करता, कोई फैमिली मेंबर इमोशनली अनअवेलेबल हो जाता है, और आप अंदर ही अंदर खुद को छोटा फील करने लगते हैं। ये टेक्निक इसलिए भी डेंजरस है क्योंकि बाहर से इसे इजीली डिनाई किया जा सकता है। सामने वाला कह सकता है, मैं बिजी था, मैं ठीक नहीं था, तुम ज्यादा सोच रहे हो, और क्योंकि टेक्निकली उसने कुछ किया ही नहीं, आप अपनी हर्ट जस्टिफाई नहीं कर पाते। लेकिन आपका नर्वस सिस्टम सच जानता है, वो डिस्कम्फर्ट रियल होता है, वो बेचैनी रियल होती है। इमोशनल विड्रॉल का एक और लेयर है मैन्युफैक्चर्ड डिस्टेंस। सामने वाला फिजिकली मौजूद है लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड। आप बात कर रहे हो लेकिन रिस्पॉन्स फ्लैट है, वार्मथ गायब है, आई कांटेक्ट कम है, इंटरेस्ट नहीं है, और जब आप पूछते हो क्या हुआ, जवाब आता है कुछ नहीं। ये कुछ नहीं बहुत भारी होता है, क्योंकि कुछ तो हुआ है लेकिन आपको बताया नहीं जा रहा। ये गैसलाइटिंग की शुरुआत होती है। आपको ये फील कराया जाता है कि प्रॉब्लम आपकी परसेप्शन में है। धीरे धीरे विक्टिम हाइपर विजिलेंट हो जाता है, हर वर्ड एनालाइज करता है, हर रिएक्शन डीकोड करता है। उसका पूरा इमोशनल बैंडविड्थ सिर्फ एक इंसान पर फोकस्ड हो जाता है, और मैनिपुलेटर्स को यही चाहिए। इस टेक्निक का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह आपकी इमोशनल इंडिपेंडेंस छीन लेती है। आपका मूड किसी और की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करने लगता है। आप स्ट्रांग नहीं रहते, आप रिएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन एक हार्ड ट्रूथ है, कोई भी हेल्दी इंसान साइलेंस को वेपन की तरह यूज नहीं करता। हेल्दी रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन होती है, इवन कॉन्फ्लिक्ट के समय। विड्रॉल सिर्फ कंट्रोल के लिए यूज होता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई इंसान आपकी क्लैरिटी के सवाल पर आपको साइलेंस देता है, तो वो आंसर देने से डर रहा है, न कि आप गलत सवाल पूछ रहे हो। डोपामाइन टॉर्चर तभी काम करता है जब आप रिवॉर्ड के लिए चेस करते हो। जिस दिन आप साइलेंस को टॉलरेट करना सीख लेते हो, उस दिन ये टेक्निक फेल हो जाती है, क्योंकि मैनिपुलेटर्स को कंट्रोल तभी मिलता है जब आप टूटते हो। ये आसान नहीं है, साइलेंस बहुत अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन ये डिस्कम्फर्ट टेम्परेरी है, जबकि सबमिशन परमानेंट डैमेज करता है। जब आप इमोशनल विड्रॉल को आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं, तब आप खुद को अलग नजर से देखने लगते हैं। आप समझते हैं कि आपकी बेचैनी आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि किसी और की स्ट्रैटेजी का इफेक्ट है। और यहीं से एक शिफ्ट शुरू होता है। अब तक आपने देखा कि प्रेस कैसे ट्रैप बनती है और साइलेंस कैसे पनिशमेंट। लेकिन आगे एक और लेयर खुलने वाली है, जहां कोई आपकी रियलिटी को ही रिराइट करने लगता है, जहां फैक्ट्स बदल दिए जाते हैं, मेमोरीज ट्विस्ट की जाती है, और आप खुद से पूछने लगते हैं कि क्या जो मुझे याद है वो सच भी है या नहीं। यही वो मोड है जहां मैनिपुलेशन सिर्फ इमोशनल नहीं रहता, बल्कि आपकी परसेप्शन पर सीधा हमला करता है। चैप्टर 7, स्टोरी रिराइटिंग, हाउ रियलिटी इटसेल्फ गेट्स हाईजैक्ड। कहानी को फिर से लिखना। अब तक जो मैनिपुलेशन आपने समझा, वो इमोशंस तक सीमित था। कभी तारीफ से, कभी साइलेंस से, कभी गिल्ट से। लेकिन यहां से खेल और ज्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि अब हमला आपके फीलिंग्स पर नहीं, आपकी रियलिटी पर होता है। अब कोई आपको दुखी नहीं करता, अब कोई आपको कंफ्यूज करता है, और कंफ्यूजन पेन से ज्यादा पावरफुल वेपन होता है। इसे ही कहा जाता है स्टोरी रिराइटिंग। स्टोरी रिराइटिंग का मतलब है जो हुआ है उसे वैसा न रहने देना। फैक्ट्स वही रहते हैं, लेकिन इंटरप्रिटेशन बदल दी जाती है, और जब इंटरप्रिटेशन बदल जाती है तो इंसान खुद पर ही शक करने लगता है। आपने कभी ऐसा महसूस किया है
कि किसी सिचुएशन के बाद आपको क्लियर याद है कि क्या हुआ था, लेकिन जब आप उस पर बात करते हैं तो सामने वाला कहता है, ऐसा तो हुआ ही नहीं, तुम एग्जैजरेट कर रहे हो, तुम चीजों को गलत समझ लेते हो। पहली बार में आप इग्नोर कर देते हो, दूसरी बार में आप कंफ्यूज हो जाते हो, तीसरी बार में आप खुद से पूछते हो, क्या मेरी मेमोरी ही गलत है? यहीं से रियलिटी हाईजैक होती है। ह्यूमन ब्रेन मेमोरी रिकॉर्डर नहीं है, मेमोरी एडिटर है। हम घटनाओं को रिकॉर्ड नहीं करते, हम उन्हें रिकॉन्स्ट्रक्ट करते हैं। और मैनिपुलेटर्स इसी वीकनेस का फायदा उठाते हैं। वे बार बार एक ऑल्टरनेट वर्जन रिपीट करते हैं, काम टोन में, कॉन्फिडेंस के साथ, और रेपिटेशन धीरे धीरे ट्रूथ जैसा फील होने लगता है। स्टोरी रिराइटिंग में सामने वाला रेयरली चिल्लाता है, वो कंपोज्ड रहता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस क्रेडिबिलिटी क्रिएट करता है। आप इमोशनल हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन वो शांत रहता है, और आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली शांत इंसान को सही मानने लगता है। सबसे कॉमन लाइन होती है, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। इस एक सेंटेंस में आपकी फीलिंग भी डिसमिस हो जाती है और आपकी परसेप्शन भी। अब प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं रही, प्रॉब्लम आप बन गए। धीरे धीरे ये पैटर्न बन जाता है। आप कुछ महसूस करते हो, लेकिन बोलने से पहले सोचते हो, कहीं मैं गलत तो नहीं? आप हर्ट होते हो, लेकिन जस्टिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि हर बार रियलिटी को ट्विस्ट कर दिया गया है। स्टोरी रिराइटिंग सिर्फ प्रेजेंट तक सीमित नहीं रहती, ये पास्ट को भी बदलती है। कोई कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, जबकि आप जानते हो कि ऐसा नहीं था। कोई कहता है, तुमने ही पहले शुरू किया, जबकि इनिशिएटिव उनका था। लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोली गई झूठी हिस्ट्री आपकी वीक मेमोरी पर भारी पड़ जाती है। यही गैसलाइटिंग का कोर है, आपको ये फील कराना कि आपकी याददाश्त अनरिलायबल है। और जब इंसान अपनी मेमोरी पर भरोसा खो देता है, तब वो एक्सटर्नल अथॉरिटी पर डिपेंड करने लगता है, वही अथॉरिटी जिसने रियलिटी रिराइट की है। रिलेशनशिप्स में ये बहुत डीप डैमेज करता है, क्योंकि ट्रस्ट सिर्फ ऑनेस्टी से नहीं टूटता, ट्रस्ट परसेप्शन के टूटने से भी खत्म हो जाता है। जब आप ये नहीं जानते कि क्या सच है और क्या नहीं, तब आप सेफ फील नहीं करते। वर्क प्लेस में स्टोरी रिराइटिंग स्ट्रैटेजिक होती है। किसी मीटिंग में कही गई बात को बाद में डिनाई कर दिया जाता है, किसी कमिटमेंट को मिसकम्युनिकेशन कहा जाता है, और जब आप प्रूफ मांगते हो तो आपको डिफिकल्ट लेबल किया जाता है। धीरे धीरे आप बोलना कम कर देते हो, क्योंकि हर बार अपनी रियलिटी डिफेंड करना एग्जॉस्टिंग होता है। साइलेंस ईजियर लगता है। ये टेक्निक इसलिए भी डेंजरस है, क्योंकि ये विक्टिम को अनस्टेबल दिखाती है। सामने वाला कामली कहता है, तुम बहुत कंफ्यूज रहते हो, और लोग मान भी लेते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन विजिबल होती है, मैनिपुलेशन इनविजिबल। स्टोरी रिराइटिंग का अल्टीमेट गोल है नैरेटिव कंट्रोल। जो स्टोरी कंट्रोल करता है, वही पावर कंट्रोल करता है। अगर सामने वाला तय करता है कि क्या सच है और क्या नहीं, तो आपके पास सिर्फ रिएक्ट करने का ऑप्शन बचता है। सबसे सटल पार्ट यह है कि मैनिपुलेटर्स कभी पूरी तरह झूठ नहीं बोलते, वे हाफ ट्रूथ बोलते हैं। कुछ फैक्ट्स एक्सेप्ट करते हैं, कुछ डिनाई करते हैं, और ये मिक्स ब्रेन के लिए सबसे कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि आप पूरी तरह रिजेक्ट भी नहीं कर पाते। ये कंफ्यूजन आपको मेंटली टायर्ड बना देती है, और टायर्ड माइंड ईजिली सबमिट्स। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। अगर कोई बार बार आपकी परसेप्शन इनवैलिडेट करता है, तो प्रॉब्लम आपकी सेंसिटिविटी नहीं है, प्रॉब्लम उसकी ऑनेस्टी है। हेल्दी रिलेशनशिप्स में डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन रियलिटी डिनायल नहीं होती। आपको हर बात याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये नोटिस करना है कि क्या आपकी क्लैरिटी समय के साथ बढ़ रही है या घट रही है। अगर किसी इंसान के साथ रहते हुए आप ज्यादा अनश्योर हो जाते हैं, ज्यादा डाउट करने लगते हैं, तो ये रेड फ्लैग है। स्टोरी रिराइटिंग से बाहर निकलने का पहला स्टेप है इंटरनल ग्राउंडिंग। अपने अनुभव को डिसमिस मत कीजिए सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंस ट्रूथ का प्रूफ नहीं होता, कंसिस्टेंसी प्रूफ होती है। जब आप ये समझने लगते हैं कि हर काम आवाज सच नहीं बोलती और हर इमोशनल इंसान गलत नहीं होता, तब आपकी परसेप्शन धीरे धीरे स्टेबलाइज होती है। और जैसे ही आपकी परसेप्शन स्टेबल होती है, मैनिपुलेटर्स अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि अब आप उनकी स्टोरी नहीं, अपनी रियलिटी जी रहे होते हैं। ये अवेयरनेस बहुत क्वाइटली आपको बदल देती है। आप आर्ग्यूमेंट्स जीतने की कोशिश छोड़ देते हैं, आप प्रूव करने की कोशिश छोड़ देते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि सच लाउड नहीं होता,
लेकिन क्लियर होता है। अब यहां से आगे जो आने वाला है वो इस हाईजैकिंग का एक और डेंजरस रूप दिखाएगा। जब रियलिटी रिराइट होने लगती है तब कुछ लोग खुद को अथॉरिटी बना लेते हैं। वे नॉलेज, कॉन्फिडेंस और सिंबल्स के जरिए खुद को एक्सपर्ट की तरह प्रेजेंट करते हैं ताकि उनकी कहानी पर कोई सवाल ही न उठे। और जब अथॉरिटी सवालों से ऊपर बैठ जाती है तब मैनिपुलेशन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहता, इंस्टीट्यूशनल बन जाता है। चैप्टर 8, अथॉरिटी एंड फेक एक्सपर्ट्स, व्हाई कॉन्फिडेंट लायर्स ऑलवेज विन। अथॉरिटी और नकली एक्सपर्ट्स। हम ये मानना चाहते हैं कि सच हमेशा जीतता है, कि नॉलेज अपने आप में पावरफुल होती है, कि सही इंसान सही बात के साथ आखिरकार सुना जाएगा। लेकिन रियल दुनिया में अक्सर ऐसा नहीं होता। यहां बहुत बार कॉन्फिडेंस सच से पहले बोलता है और लोग उसी को मान लेते हैं। यही वजह है कि कॉन्फिडेंट लायर्स इतने आराम से जीत जाते हैं। अथॉरिटी का साइकोलॉजी बहुत पुराना है। बचपन से ही हमारा ब्रेन ट्रेन होता है कि जो ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखे वही ज्यादा जानता है, जो क्लियर बोले वही सही होगा, और जो सवाल करे वो शायद अनश्योर है। ये कंडीशनिंग इतनी डीप है कि हम इसे नोटिस भी नहीं करते। आपने देखा होगा, कोई इंसान बिना हेजिटेट किए, बिना पॉज लिए बहुत फर्म टोन में कुछ बोल देता है। अंदर से आपको डाउट होता है, लेकिन आप खुद से कहते हैं शायद उसे मुझसे ज्यादा पता होगा। यही मोमेंट है जहां फेक एक्सपर्ट एंटर करता है। फेक एक्सपर्ट्स की खासियत ये नहीं होती कि वे बहुत नॉलेजेबल हों। उनकी खासियत ये होती है कि वे सर्टेनिटी बेचते हैं, और इंसान अनसर्टेनिटी से डरता है। जब लाइफ कंफ्यूजिंग होती है, जब आंसर्स क्लियर नहीं होते, तब कॉन्फिडेंट आवाज सेफ्टी जैसी लगती है। ये लोग रेयरली कहते हैं मुझे नहीं पता। वे हर सवाल का जवाब देते हैं, हाफ ट्रूथ, जार्गोन, टेक्निकल वर्ड्स और सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ। आपका ब्रेन डिटेल एनालाइज करने की बजाय टोन एनालाइज करता है, और टोन कॉन्फिडेंट है तो मैसेज ट्रू लगता है। अथॉरिटी इल्यूजन यहीं से बनती है। अब ध्यान दीजिए, रियल एक्सपर्ट्स कैसे बोलते हैं। वे अक्सर न्यूएंस होते हैं, वे लिमिटेशंस बताते हैं, वे प्रोबेबिलिटीज की बात करते हैं, वे कॉन्टेक्स्ट डिमांड करते हैं, लेकिन यही चीज उन्हें वीक दिखाती है, खासकर उस इंसान के सामने जो ब्लैक एंड व्हाइट आंसर्स देता है। कॉन्फिडेंट लायर कहता है यही सही है, रियल एक्सपर्ट कहता है ये डिपेंड करता है, और हमारा ब्रेन पहला वाला पसंद करता है। फेक अथॉरिटी सिंबल्स भी यूज करती है, टाइटल्स, क्लोथ्स, लैंग्वेज, सेटिंग, कभी मेडिकल टर्म्स, कभी फाइनेंशियल जार्गन, कभी स्पिरिचुअल वोकैबुलरी। ये सब आपके रैशनल ब्रेन को बाईपास करने के लिए होता है। आप सोचते हो इतनी डिटेल्स तो गलत नहीं हो सकती, लेकिन डिटेल्स भी स्क्रिप्टेड हो सकती है। वर्कप्लेस में ये बहुत साफ दिखता है। कोई व्यक्ति मीटिंग में जोर से बोलता है, इंटरप्शंस करता है, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स यूज करता है, वो डोमिनेट करता है, और जो सच में काम जानता है वो क्वाइटली बैठा रहता है। एंड में क्रेडिट लाउडर व्यक्ति को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी परसेप्शन से बनती है, कॉम्पिटेंस से नहीं। रिलेशनशिप्स में फेक एक्सपर्ट्स इमोशनल रूप ले लेते हैं। कोई पार्टनर खुद को इमोशनल गुरु बना लेता है। मुझे पता है तुम क्या फील कर रहे हो, तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा चाइल्डहुड ऐसा था। सुनने में इंसाइटफुल लगता है, लेकिन ये आपकी रियलिटी को ओवरराइड कर देता है। अब आपकी फीलिंग्स भी उनकी इंटरप्रिटेशन पर डिपेंड करने लगती है। सबसे डेंजरस फेक एक्सपर्ट्स वे होते हैं जो मोरालिटी का मास्क पहन लेते हैं। मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं, मैं ऑनेस्ट हूं इसलिए कड़वा बोलता हूं। ये मोरल अथॉरिटी क्रिएट करता है। अब अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप डिसऑनेस्ट या इमैच्योर कहलाते हैं। अथॉरिटी का एक और पावरफुल टूल है स्पीड। फेक एक्सपर्ट्स तेज बोलते हैं, वे आपको सोचने का समय नहीं देते, वे सवालों को तुरंत डिसमिस करते हैं। ये बेसिक है, ये तो ऑब्वियस है, और आप खुद को छोटा फील करने लगते हैं। यहीं से साइलेंस ट्रेनिंग शुरू होती है। आप सवाल पूछना बंद कर देते हैं क्योंकि कोई भी फूलिश नहीं दिखना चाहता। कॉन्फिडेंट लायर्स इसलिए भी जीतते हैं क्योंकि वे इमोशनलेस दिखते हैं, काम, कंपोज्ड, डिटैच्ड, और इमोशनल व्यक्ति ऑटोमेटिकली वीक दिखता है, चाहे वो सच ही क्यों न बोल रहा हो। हमारा सोसाइटी इमोशनल एक्सप्रेशन को क्रेडिबिलिटी लॉस से जोड़ देता है, लेकिन याद रखिए, काम होना और करेक्ट होना दो अलग बातें हैं। फेक एक्सपर्ट्स डिसएग्रीमेंट को पर्सनल अटैक बना देते हैं। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो, तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो। अब डिबेट नॉलेज पर नहीं,
रिस्पेक्ट पर शिफ्ट हो जाती है, और ज्यादातर लोग रिस्पेक्ट खोने से डरते हैं। अथॉरिटी इल्यूजन का असली नुकसान यह है कि ये आपको पैसिव बना देती है। आप अपनी जजमेंट आउटसोर्स कर देते हैं। आप मान लेते हैं कि कोई और मुझसे बेटर जानता है, और धीरे धीरे आपकी डिसीजन मेकिंग मसल वीक हो जाती है। ये मैनिपुलेशन सटल है, क्योंकि इसमें फोर्स नहीं होता, बस प्रेजेंस होती है, कॉन्फिडेंस की प्रेजेंस। लेकिन एक ट्रूथ समझना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस चीप है। एनीवन कैन परफॉर्म कॉन्फिडेंस। नॉलेज टाइम लेता है। विजडम साइलेंस टॉलरेट करती है। अगर कोई इंसान हर सवाल का आंसर तुरंत देता है, कभी पॉज नहीं करता, कभी रिफ्लेक्ट नहीं करता, तो ये एक्सपर्टीज नहीं, परफॉर्मेंस है। हेल्दी अथॉरिटी सवाल इनवाइट करती है। फेक अथॉरिटी सवाल सप्रेस करती है। आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना नोटिस करना है कि कौन आपको सोचने की स्पेस दे रहा है और कौन आपको कंफ्यूज करके डोमिनेट कर रहा है। जब आप ये समझने लगते हैं, तब अथॉरिटी का स्पेल टूटने लगता है। आप टोन से नहीं, कंटेंट से जज करने लगते हैं। आप कॉन्फिडेंस से नहीं, कंसिस्टेंसी से ट्रस्ट करने लगते हैं। और जैसे जैसे आप ये स्किल डेवलप करते हैं, मैनिपुलेटर्स अनकंफर्टेबल होने लगते हैं, क्योंकि अब उनका वेपन काम नहीं कर रहा। अब यहां से आगे जो लेयर खुलने वाली है, वो अथॉरिटी से भी ज्यादा सटल है, क्योंकि अब कंट्रोल कॉन्फिडेंस से नहीं, कंफ्यूजन से बनेगा। जब कोई आपको इतना ओवरलोड कर देता है कि आपका ब्रेन शट डाउन हो जाए, जब इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा हो जाए कि आप डिसाइड ही ना कर पाओ, वही जगह है जहां मैनिपुलेशन सबसे क्वाइटली विन करती है, क्योंकि टायर्ड माइंड रेजिस्टेंस नहीं करता। चैप्टर 9, कॉग्निटिव ओवरलोड, हाउ दे शट डाउन योर थिंकिंग। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ कॉन्वर्जेशंस के बाद दिमाग भारी सा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुना गया, लेकिन आखिर में क्लैरिटी जरा भी नहीं आई। उल्टा कंफ्यूजन बढ़ गया। आप थक गए, मेंटली एग्जॉस्टेड हो गए, और फिर आपने वही मान लिया जो सामने वाला कह रहा था। अगर ये कभी आपके साथ हुआ है, तो समझिए आप कॉग्निटिव ओवरलोड के ट्रैप में थे। कॉग्निटिव ओवरलोड कोई एक्सीडेंट नहीं होता। ये एक टेक्निक है, एक बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही साइलेंट टेक्निक, जहां सामने वाला आपको गलत साबित करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आपकी सोचने की क्षमता ही बंद कर देता है। ह्यूमन ब्रेन की एक लिमिट होती है। एक टाइम पर वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस कर सकता है। जब इंफॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है, तो ब्रेन शॉर्टकट लेता है, और वही शॉर्टकट मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं। जब कोई इंसान आपको बहुत ज्यादा डेटा, बहुत ज्यादा पॉइंट्स, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशंस एक साथ देता है, तो वो आपको एजुकेट नहीं कर रहा, वो आपको ओवरवेल्म कर रहा है। और ओवरवेल्म्ड ब्रेन रेजिस्टेंस नहीं करता, सरेंडर करता है। आप नोटिस करेंगे, ऐसे लोग तेज बोलते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट टोन में, बीच बीच में इंग्लिश वर्ड्स, टेक्निकल टर्म्स, रेफरेंसेस, स्टैटिस्टिक्स डालते रहते हैं। आपका दिमाग सोचता है, इतना सब अगर बोल रहा है तो कुछ तो सही ही होगा। लेकिन असल में आप वेरीफाई करने की एनर्जी ही खो चुके होते हैं। कॉग्निटिव ओवरलोड का सबसे कॉमन प्लेस है वर्क प्लेस मीटिंग्स। एक इंसान लगातार बोले जा रहा है, स्लाइड्स, नंबर्स, फ्रेमवर्क्स, जार्गॉन। आप बीच में सवाल पूछना चाहते हो, लेकिन डर लगता है, अगर दम लगे तो। और तब तक मीटिंग आगे बढ़ जाती है, डिसीजन हो जाता है, और आप खुद से कहते हो, ठीक है, शायद यही सही होगा। यही मैनिपुलेशन है। रिलेशनशिप्स में ये और ज्यादा डेंजरस हो जाता है, जब कोई पार्टनर आर्ग्यूमेंट के दौरान आपके ऊपर वर्ड्स की बारिश कर देता है। पास्ट की बातें, आपकी मिस्टेक्स, उनकी फीलिंग्स, थर्ड पार्टी ओपिनियंस, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, सब कुछ एक साथ। आप डिफेंड नहीं कर पाते, आप बस साइलेंट हो जाते हो, और साइलेंस को अग्रीमेंट मान लिया जाता है। कॉग्निटिव ओवरलोड का एक बड़ा साइन है आपका खुद पर डाउट होना। आप सोचने लगते हो, शायद मैं ही क्लियर नहीं सोच पा रहा हूं, जबकि असल में आपके थिंकिंग को इंटेंशनली फ्लड किया गया है। यह टेक्निक अक्सर तब यूज होती है जब सामने वाला सही नहीं होता, क्योंकि क्लैरिटी उनके खिलाफ जाएगी, कंफ्यूजन उनके फेवर में जाती है। एक हेल्दी डिस्कशन आपको टायर्ड नहीं करती, वो आपको क्लियरर बनाती है। अगर कोई बातचीत आपको मेंटली ड्रेन कर रही है, तो वहां लॉजिक नहीं, लोड काम कर रहा है। मैनिपुलेटर्स ये जानते हैं कि टायर्ड माइंड कंप्लायंस चूज करता है, इसलिए वे डिस्कशन को लंबा खींचते हैं, टॉपिक बदलते हैं, नए एंजल्स लाते हैं, पुराने पॉइंट्स रीओपन करते हैं,
ताकि आप बस कह दो ठीक है जो तुम कहो। कॉग्निटिव ओवरलोड में एक और सटल चीज होती है, अर्जेंसी। अभी डिसाइड करना है, टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का। ट्रस्ट मी, ये प्रेशर आपके ब्रेन को फर्दर शॉर्टकट लेने पर मजबूर करता है। आप नोटिस करेंगे ऐसे लोग कभी भी चीजों को सिंपल नहीं बनाते, क्योंकि सिंप्लिसिटी ट्रांसपेरेंसी लाती है और ट्रांसपेरेंसी मैनिपुलेशन को एक्सपोज कर देती है। असल पावर सिंपल क्लैरिटी में होती है, लेकिन मैनिपुलेटर्स कॉम्प्लेक्सिटी का शील्ड पहनते हैं। एक और जगह जहां कॉग्निटिव ओवरलोड बहुत कॉमन है, पेरेंटिंग और अथॉरिटी फिगर्स। हमने बहुत देखा है, तुम अभी बच्चे हो, ये सब समझने के लिए मैच्योरिटी चाहिए। अचानक कॉन्वर्जेशन नॉलेज से हायरार्की में बदल जाती है और आपका सवाल इररेलेवेंट बना दिया जाता है। ओवरलोड सिर्फ इंफॉर्मेशन से नहीं होता, इमोशन से भी होता है। गिल्ट, फियर, शेम, जब ये सब एक साथ डाल दिए जाते हैं तो ब्रेन फ्रीज हो जाता है और फ्रीज स्टेट में इंसान किसी भी डायरेक्शन में पुश किया जा सकता है। इस टेक्निक का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि ये आपको धीरे धीरे अपने इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट कर देती है। आप फील तो करते हो कि कुछ ऑफ है, लेकिन आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, और क्योंकि आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे, आप अस्यूम करते हो कि फीलिंग गलत है। लेकिन फीलिंग गलत नहीं होती, प्रोसेसिंग इंटरप्टेड होती है। कॉग्निटिव ओवरलोड से बचने का सबसे पहला स्टेप है पॉज। ओवरलोडेड कॉन्वर्जेशन में पॉज लेना रेजिस्टेंस है। मुझे ये अभी समझ में नहीं आ रहा, मुझे टाइम चाहिए, ये कहना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ है। मैनिपुलेटर्स पॉज से डरते हैं क्योंकि पॉज क्लैरिटी लाता है। दूसरा स्टेप है सिंप्लिफिकेशन। एक बात पर आओ, इस डिस्कशन का मेन पॉइंट क्या है? जब आप कॉन्वर्जेशन को नैरो करते हो, ओवरलोड टूटने लगता है। तीसरा, ऑब्जर्व एनर्जी। अगर आप हर बार किसी पर्टिकुलर इंसान से बात करके मेंटली टायर्ड फील करते हो, तो प्रॉब्लम आप नहीं हो। पैटर्न को देखो। यह समझना बहुत जरूरी है कि इंटेलिजेंस का मतलब फास्ट प्रोसेसिंग नहीं होता। इंटेलिजेंस का मतलब होता है सही प्रोसेसिंग। स्लो भी इंटेलिजेंट हो सकता है। ओवरलोड कल्चर हमें फास्ट आंसर्स सिखाता है, लेकिन लाइफ डिसीजंस फास्ट नहीं, क्लियर होने चाहिए। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुझे हर बात तुरंत समझनी जरूरी नहीं, तब मैनिपुलेटर्स की हफ पावर चली जाती है। और जैसे जैसे आप ओवरलोड को पहचानना सीखते हो, आप नोटिस करोगे कि कुछ लोग सडनली इंपेशेंट होने लगते हैं क्योंकि उनका वेपन काम नहीं कर रहा। अब यहां से आगे एक और लेयर खुलने वाली है। अब मैनिपुलेशन सिर्फ ओवरलोड से नहीं होगी, बल्कि आपकी यादों, आपके पास्ट और आपकी रियलिटी के इंटरप्रिटेशन से खेला जाएगा। जब कोई आपको कन्विंस करने लगे कि जो आपने देखा, महसूस किया या समझा वो वैसा था ही नहीं, जब कंफ्यूजन ओवरलोड से निकलकर मेमोरी तक पहुंच जाए, वही जगह है जहां कंट्रोल और भी सटल हो जाता है, क्योंकि अब सवाल इंफॉर्मेशन का नहीं, रियलिटी का होता है। चैप्टर 10, इमोशनल ब्लैकमेल, हाउ गिल्ट बिकम्स अ लीश। कुछ मैनिपुलेशंस ऐसे नहीं होते जो दिमाग पर हमला करते हैं, कुछ सीधे दिल को पकड़ लेते हैं, और जब दिल पकड़ा जाता है तब दिमाग अपने आप पीछे हट जाता है। इमोशनल ब्लैकमेल ठीक यही करता है। ये आपको गलत साबित नहीं करता, ये आपको गिल्टी बना देता है। और गिल्ट सबसे खतरनाक लीश होती है, क्योंकि इसमें चेन दिखाई नहीं देती। इमोशनल ब्लैकमेल की शुरुआत कभी हर्ष नहीं होती, ये हमेशा सॉफ्ट आती है, केयर के रूप में, कंसर्न के रूप में, सैक्रिफाइस के रूप में। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, तुम्हारे अलावा मेरे पास और कोई नहीं है। ये सेंटेंसेस सुनने में इमोशनल लगते हैं, लेकिन इनका काम इमोशन नहीं, कंट्रोल होता है। गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर करता है, लेकिन वो एक्शन आपका नहीं होता, वो बोरोड होता है, किसी और की एक्सपेक्टेशन से निकला हुआ। इमोशनल ब्लैकमेल में सामने वाला आपको ओपनली फोर्स नहीं करता, वो बस इतना करता है कि आपको ऐसा फील करा देता है कि अगर आपने उसकी बात नहीं मानी तो आप बैड पर्सन हो। और कोई भी बैड पर्सन बनना नहीं चाहता। पेरेंट्स अक्सर अननोइंगली इसका इस्तेमाल करते हैं। हमने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, हमारी उम्र का लिहाज करो। ये बातें शायद इंटेंशन से रॉन्ग ना हो, लेकिन इंपैक्ट वही होता है। आपकी चॉइस गिल्ट में डिसोल्व हो जाती है। अब डिसीजन आपकी इच्छा से नहीं, उनके इमोशन से ड्रिवन होता है। रिलेशनशिप्स में इमोशनल ब्लैकमेल और भी सटल हो जाता है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ऐसा नहीं करते, मैं इतनी सेंसिटिव हूं,
तुम मुझे हर्ट कैसे कर सकते हो? अब सवाल बिहेवियर का नहीं, प्यार का हो जाता है। और प्यार प्रूव करने के लिए लोग खुद को तोड़ देते हैं। ये मैनिपुलेशन इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये आपकी अच्छाई का मिसयूज करता है। अगर आप एम्पैथेटिक हैं, केयरिंग हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप इजी टारगेट हैं। इमोशनल ब्लैकमेलर्स क्रूएल लोगों को नहीं पकड़ते, वे अच्छे लोगों को पकड़ते हैं। एक कॉमन पैटर्न होता है, पहले सैक्रिफाइस दिखाया जाता है, फिर रिमाइंडर दिया जाता है, फिर डिमांड आती है, और अगर आप रेजिस्ट करते हो तो विक्टिम मोड एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, मैं ही गलत हूं, मुझसे ही एक्सपेक्टेशंस रखना गलत था। अब आप उल्टा गिल्टी फील करते हो और डिमांड मान लेते हो। नोटिस कीजिए, इसमें कभी क्लियर रिक्वेस्ट नहीं होती, हमेशा इंप्लीकेशन होती है। साफ नहीं कहा जाता ये करो, बल्कि कहा जाता है अगर तुम नहीं करोगे तो। और वो तो आपकी इमोशनल कमजोरी पर हिट करता है। इमोशनल ब्लैकमेल का एक डेंजरस रूप है हेल्थ गिल्ट। मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, स्ट्रेस की वजह से मुझे कुछ हो गया तो। अब आप आर्ग्यू नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी किसी की हेल्थ रिस्क नहीं लेना चाहता, लेकिन यहां हेल्थ वेपन बन चुकी होती है। एक और रूप है साइलेंस गिल्ट। जब आप बाउंड्री सेट करते हो और सामने वाला सडनली क्वाइट हो जाता है, बात नहीं करता, विड्रॉ कर लेता है, अब आप बेचैन हो जाते हो। आपने कुछ गलत किया क्या? आप खुद को ब्लेम करने लगते हो और अंत में जाकर अपोलोजाइज कर देते हो, उस चीज के लिए भी जो आपकी राइट थी। इमोशनल ब्लैकमेल आपको धीरे धीरे अपनी नीड से डिस्कनेक्ट कर देता है। आप पूछना बंद कर देते हो कि मैं क्या चाहता हूं, क्योंकि हर डिसीजन से पहले एक ही सवाल रहता है, उन्हें कैसा लगेगा? और यही लीश है। सबसे स्कैरी बात यह है कि इमोशनल ब्लैकमेलर्स खुद को मैनिपुलेटर नहीं मानते। वे जेन्युइनली बिलीव करते हैं कि वे राइट है, कि उनकी फीलिंग्स जस्टिफाइड है, और क्योंकि फीलिंग्स रियल होती है, मैनिपुलेशन इनविजिबल हो जाता है। लेकिन फीलिंग रियल होना और बिहेवियर जस्टिफाइड होना एक ही बात नहीं है। आप किसी की फीलिंग का सम्मान कर सकते हो, लेकिन अपनी लाइफ का स्टीयरिंग किसी और को नहीं दे सकते। गिल्ट तब अनहेल्दी हो जाता है जब वो आपको रिस्पॉन्सिबल नहीं, ओबीडियंट बना दे। हेल्दी गिल्ट आपको सुधारता है, अनहेल्दी गिल्ट आपको साइलेंस सिखाता है। एक बड़ा साइन ये है, आप डिसीजन लेते वक्त रिलीफ नहीं फील करते, सिर्फ टेंशन खत्म होने की खुशी फील करते हो, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। ये फ्रीडम नहीं है, ये सरेंडर है। इमोशनल ब्लैकमेल लॉन्ग टर्म में रिजेंटमेंट पैदा करता है। आप बाहर से कंप्लाई करते हो, अंदर से टूटते जाते हो, और एक दिन या तो आप एक्सप्लोड करते हो या कंप्लीटली नम हो जाते हो। इस मैनिपुलेशन से निकलने का पहला स्टेप ये समझना है कि हर इमोशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, ये अच्छी बात है, लेकिन खुद को हर्ट करके किसी और को हैप्पी रखना सस्टेनेबिलिटी नहीं है। बाउंड्री सेट करना क्रुएल्टी नहीं है, बाउंड्री सेट करना क्लैरिटी है। अगर कोई आपको गिल्ट फील कराकर कंट्रोल कर रहा है, तो वो रिलेशनशिप बैलेंस में नहीं है। बैलेंस वहां होता है जहां दोनों की फीलिंग्स इंपॉर्टेंट हो, सिर्फ एक की नहीं। इमोशनल ब्लैकमेल तब वीक पड़ता है जब आप इमोशंस को एक्नॉलेज करते हो, लेकिन डिसीजंस उनसे सेपरेट रखते हो। मैं समझता हूं तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन ये मेरा डिसीजन है। ये सेंटेंस सिंपल है, लेकिन बहुत पावरफुल है। मैनिपुलेटर्स इस सेंटेंस से डरते हैं क्योंकि यहां गिल्ट काम नहीं करता। अब यहां से आगे जो लेयर खुलने वाली है, वो गिल्ट से भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि अब सामने वाला आपको सिर्फ गिल्टी नहीं बनाएगा, बल्कि आपको खुद पर डाउट कराएगा। आपको कन्विंस करेगा कि प्रॉब्लम सिचुएशन में नहीं, आप में है, कि आप ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो, आप ही सेंसिटिव हो, आप ही कंफ्यूज्ड हो। और जब सेल्फ डाउट एक्टिवेट होता है, तब इंसान अपने ही दिमाग का दुश्मन बन जाता है। वहीं से कंट्रोल और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अब लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही होती है। चैप्टर 11, सोशल कंपैरिजन ट्रैप्स, व्हाई यू ऑलवेज फील बिहाइंड। कभी आपने नोटिस किया है कि आज की दुनिया में सब कुछ होने के बावजूद भी अंदर एक कांस्टेंट फीलिंग रहती है, मैं पीछे रह गया हूं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ अचीव नहीं किया, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं आता। किसी और की सक्सेस देखकर तुरंत दिमाग बोलता है, वो मुझसे आगे निकल गया। यही फीलिंग एक्सीडेंटल नहीं है, ये सोशल कंपैरिजन ट्रैप है, और ये सबसे साइलेंट लेकिन सबसे लॉन्ग लास्टिंग मैनिपुलेशन टेक्निक्स में से एक है। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली कंपैरिजन करता है।
ये सर्वाइवल का हिस्सा था। लेकिन मॉडर्न दुनिया में कंपैरिजन अब सर्वाइवल के लिए नहीं, कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। जब आप खुद को लगातार दूसरों से कंपेयर करते रहते हो, तो आप अपने प्रोग्रेस को कभी देख ही नहीं पाते। आपकी नजर हमेशा उस चीज पर रहती है जो आपके पास नहीं है। सोशल कंपैरिजन ट्रैप इसलिए डेंजरस है क्योंकि इसमें कोई विलन दिखाई नहीं देता, कोई आपको डायरेक्टली इंसल्ट नहीं करता, कोई आपको ओपनली नीचा नहीं दिखाता। बस एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। देखो वो कितनी जल्दी आगे बढ़ गया, तुम्हारे एज का वो लड़का ऑलरेडी सेटल्ड है, उसकी लाइफ कितनी सॉर्टेड लगती है। और धीरे धीरे आपके अंदर एक इनविजिबल प्रेशर बिल्ड होने लगता है। ये प्रेशर आपको इंप्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को डाउट करने के लिए पुश करता है। सबसे कॉमन जगह जहां ये ट्रैप काम करता है, फैमिली और सोसाइटी। बिना इंटेंशन के भी लोग कह देते हैं, हमारे शर्मा जी का बेटा तो यूएस चला गया, उसकी शादी हो गई, घर ले लिया। ये सेंटेंसेस एडवाइस नहीं होते, ये बेंचमार्क्स होते हैं। और हर बेंचमार्क आपके अंदर एक सवाल छोड़ जाता है, मैं क्यों नहीं? सोशल मीडिया ने इस ट्रैप को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया है। आप क्यूरेटेड लाइव्स देखते हो, हाइलाइट्स देखते हो, फिल्टर्ड सक्सेस देखते हो, और आपका ब्रेन इसे रियलिटी मान लेता है। आपको ये नहीं दिखता कि बिहाइंड सीन्स क्या चल रहा है, आपको सिर्फ एंड रिजल्ट दिखता है। और आप अपने मेसी मिडल को किसी और के पॉलिश्ड एंडिंग से कंपेयर करने लगते हो। ये कंपैरिजन फेयर नहीं है, लेकिन ब्रेन फेयरनेस चेक नहीं करता। ब्रेन सिर्फ गैप देखता है। मैनिपुलेशन यहां सटल है। आपको कोई ये नहीं कहता कि आप वर्थलेस हो, बस ये महसूस कराया जाता है कि आप लेस हो, लेस फास्ट, लेस सक्सेसफुल, लेस स्मार्ट, लेस अट्रैक्टिव, लेस सॉर्टेड। और जब आप खुद को लेस मान लेते हो, तो कंट्रोल आसान हो जाता है। सोशल कंपैरिजन ट्रैप का एक कॉमन इफेक्ट है कांस्टेंट अर्जेंसी। आपको लगता है कि टाइम निकल रहा है, कि आप लेट हो गए हो, कि लाइफ आपको पीछे छोड़ रही है। और इस अर्जेंसी में आप गलत डिसीजंस ले लेते हो। जॉब स्विच, रिलेशनशिप, शादी, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ प्रेशर में। कंपैरिजन रेयरली इंस्पायर करता है, मोस्टली ये पैरालाइज करता है। एक और डेंजरस एंगल है सिलेक्टिव कंपैरिजन। आपको हमेशा आपसे आगे वाला दिखाया जाता है, कभी पीछे वाला नहीं। आपसे बेहतर, आपसे रिचर, आपसे हैप्पियर एग्जाम्पल्स सामने रखे जाते हैं। इससे आपका बेसलाइन हैप्पीनेस शिफ्ट हो जाता है। जो कभी अचीवमेंट था, अब नॉर्मल लगता है। और नॉर्मल आपको एक्साइट नहीं करता। पेरेंट्स अननोइंगली इसका यूज करते हैं, सोसाइटी नॉर्मलाइज कर देती है, लेकिन इफेक्ट डीप होता है। आप अपनी जर्नी को इनवैलिड मानने लगते हो। आप सोचते हो, अगर मैं इतना कर भी लूं, तो भी कोई मुझसे आगे होगा। और ये सोच मोटिवेशन नहीं देती, ये एग्जॉशन देती है। सोशल कंपैरिजन ट्रैप आइडेंटिटी पर अटैक करता है। आप खुद को इंडिविजुअल नहीं, रैंकिंग में देखने लगते हो, जैसे लाइफ कोई लेडर बोर्ड हो। और अगर आप टॉप पर नहीं हो, तो यू फील लाइक अ फेलियर, इवन इफ यू आर डूइंग फाइन। ये ट्रैप स्पेशली उन लोगों पर काम करता है जो सेल्फ अवेयर हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं और ग्रोथ चाहते हैं, बिकॉज दे केयर। एंड मैनिपुलेशन ऑलवेज टारगेट्स वॉट यू केयर अबाउट। कंपैरिजन धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड को किल कर देता है। आप अपनी मेहनत, अपनी प्रोग्रेस, अपनी स्टेबिलिटी, सबको डिस्काउंट कर देते हो, क्योंकि कोई और ज्यादा फ्लैशी लग रहा है। लेकिन ट्रूथ ये है, हर लाइफ अलग वेरिएबल से चलती है। डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट्स, डिफरेंट रिसोर्सेज, डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिफरेंट टाइमलाइंस। कंपैरिजन इन सब को एरेज कर देता है और सिर्फ रिजल्ट दिखाता है। ये मैनिपुलेशन इसलिए पावरफुल है क्योंकि ये एक्सटर्नल नहीं लगता, ये आपकी ओन वॉइस बन जाता है। आप खुद से ही हर्ष बातें करने लगते हो, मैं ही स्लो हूं, मैं ही पीछे हूं, मुझ में ही कमी है। जब मैनिपुलेशन आपकी आवाज बन जाए, तब उसे पकड़ना सबसे मुश्किल होता है। सोशल कंपैरिजन ट्रैप से बाहर आने का पहला स्टेप है नोटिसिंग पैटर्न्स। कौन आपको किससे कंपेयर करवा रहा है, कब और क्यों? हर कंपैरिजन न्यूट्रल नहीं होता। कई कंपैरिजन्स आपको मोटिवेट नहीं, शेम में डालते हैं। दूसरा स्टेप है रीडिफाइनिंग सक्सेस। अगर सक्सेस की डेफिनेशन आपकी नहीं है, तो आप हमेशा हारते रहोगे। सोसाइटी की बोरो डेफिनेशन आपको कभी सेटिस्फाइड नहीं करेगी। तीसरा, टाइमलाइन एक्सेप्टेंस। लाइफ रेस नहीं है, लेकिन अगर रेस भी है, तो हर किसी की ट्रैक अलग है। किसी की हर्डल्स ज्यादा है, किसी की स्पीड अलग है।
फेयरनेस एक्सपेक्टेशन छोड़ते ही पीस शुरू होता है। कंपैरिजन तब टॉक्सिक बनता है जब वो सेल्फ इंप्रूवमेंट की जगह सेल्फ क्रिटिसिज्म बन जाए। ये समझना जरूरी है कि आप पीछे नहीं हो, आप बस किसी और की स्क्रिप्ट फॉलो नहीं कर रहे। एंड दैट इज नॉट फेलियर। जैसे ही आप कंपैरिजन से डिस्टेंस बनाते हो, क्लैरिटी आती है, डिसीजंस काम हो जाते हैं, सेल्फ ट्रस्ट वापस आने लगता है और मैनिपुलेटर्स अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास आपको पुश करने का इजी बटन नहीं है। अब यहां से आगे एक और लेयर खुलने वाली है। अब मैनिपुलेशन सिर्फ कंपैरिजन या गिल्ट तक सीमित नहीं रहेगी। अब सामने वाला आपकी बाउंड्रीज को छोटे छोटे तरीकों से टेस्ट करेगा। हल्के जोक्स के नाम पर, छोटी बातों के नाम पर, इतना तो चलता है कि नाम पर। और अगर आपने नोटिस नहीं किया, तो वही छोटी बातें धीरे धीरे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हॉलो कर देंगी। वहीं से अगली अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, जहां कंट्रोल लाउड नहीं होता, लेकिन लगातार होता है। चैप्टर 12, बाउंड्री टेस्टिंग, हाउ अब्यूज स्टार्ट स्मॉल। ज्यादातर लोग अब्यूज को एक ड्रामेटिक घटना की तरह इमेजिन करते हैं। तेज आवाज, गाली, हाथ उठाना या कोई बड़ा एक्सप्लोसिव मोमेंट। लेकिन सच ये है कि अब्यूज ऑलमोस्ट कभी भी ऐसे शुरू नहीं होता। अब्यूज शुरू होता है बहुत छोटे से पॉइंट से, इतना छोटा कि आप खुद से कहते हो, अरे इतना तो चलता है। और यहीं से बाउंड्री टेस्टिंग शुरू हो जाता है। बाउंड्री टेस्टिंग का मतलब है आपकी लिमिट्स को धीरे धीरे चेक करना। सामने वाला ये नहीं जानना चाहता कि आप कहां तक टॉलरेट कर सकते हो, वो ये जानना चाहता है कि आप कब बोलना बंद करोगे। पहला टेस्ट कभी बड़ा नहीं होता। कोई छोटा सा जोक, कोई हल्की सी डिसरिस्पेक्ट, कोई सार्कास्टिक कमेंट, और फिर तुरंत कवर, अरे मजाक था। अगर आप हंस देते हो, इग्नोर कर देते हो या खुद को कन्विंस कर लेते हो कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, तो पहला ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। याद रखिए, बाउंड्री टेस्ट का गोल आपको हर्ट करना नहीं होता। गोल होता है आपकी रिएक्शन को ऑब्जर्व करना। अगर आप साइलेंट रहते हो, तो नेक्स्ट टाइम बाउंड्री थोड़ी और पुश की जाती है। अब मजाक थोड़ा पर्सनल हो जाता है, फिर आपकी इनसिक्योरिटीज पर जोक आता है, फिर आपकी डिसीजंस पर कमेंट। हर बार टोन वही रहता है, कैजुअल, प्लेफुल, हार्मलेस दिखने वाला। और हर बार आपकी बाउंड्री थोड़ी और पीछे खिसकती जाती है। बाउंड्री टेस्टिंग इसलिए डेंजरस है क्योंकि ये आपको धीरे धीरे कंडीशन करता है। आप हर बार थोड़ा एडजस्ट करते हो, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हो, थोड़ा खुद को एक्सप्लेन करते हो, और आपको लगता है कि आप मैच्योर बन रहे हो। बट एक्चुअली आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ट्रेन कर रहे हो कि वो साइलेंट रहे। एक बहुत कॉमन लाइन होती है, तुम इतना सेंसिटिव क्यों हो? ये सेंटेंस बाउंड्री टेस्टिंग का सबसे पावरफुल हथियार है। अब प्रॉब्लम बिहेवियर में नहीं रहती, प्रॉब्लम आपकी रिएक्शन बन जाती है। आप क्वेश्चन करने लगते हो, क्या मैं सच में ज्यादा सेंसिटिव हूं? और यही डाउट बाउंड्री टेस्टर चाहता है। रिलेशनशिप्स में बाउंड्री टेस्टिंग बहुत स्मूथ होती है। पहले टाइम पर लेट रिप्लाई, फिर प्लान्स कैंसिल करना, फिर बिना बताए डिसअपियर होना। हर बार रीजन मिलेगा, स्ट्रेस, बिजी स्केड्यूल, मूड, और आप एडजस्ट करते जाते हो क्योंकि आप अंडरस्टैंडिंग बनना चाहते हो। लेकिन एक पॉइंट पर अंडरस्टैंडिंग सेल्फ इरेजर बन जाती है। वर्क प्लेस में बाउंड्री टेस्टिंग अथॉरिटी के नाम पर होती है। आज थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लो, ये तो टीम स्पिरिट है, सब करते हैं। पहले एक बार, फिर दूसरी बार, फिर रेगुलरली। और जब आप फाइनली बोलते हो, तो आपको लेबल्ड किया जाता है, नॉट कोऑपरेटिव। बाउंड्री टेस्टिंग हमेशा कंसिस्टेंसी चेक करता है। अगर आप कभी बोलते हो और कभी नहीं, तो मैनिपुलेटर सीख जाता है कि कब प्रेशर डालना है। सबसे डेंजरस बाउंड्री टेस्टिंग इमोशनल लेवल पर होती है, जब कोई आपकी फीलिंग्स को मिनिमाइज करता है। इतनी बड़ी बात नहीं थी, तुम बेवजह इशू बना रहे हो। धीरे धीरे आप अपनी फीलिंग्स पर ही भरोसा करना बंद कर देते हो। और जब इंसान अपनी फीलिंग्स पर भरोसा खो देता है, तो वो दूसरों की रियलिटी एक्सेप्ट करने लगता है। बाउंड्री टेस्टिंग अब्यूज का ट्रेनिंग फेज है। यहां कोई वायलेंस नहीं होता, नो शाउटिंग, नो ऑब्वियस हार्म, जस्ट स्लो नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिसरिस्पेक्ट। और क्योंकि चेंज स्लो होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि लाइन कब क्रॉस हो गई। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो और सोचते हो, पहले मैं ऐसा टॉलरेट नहीं करता था, लेकिन अब वो नॉर्मल लगने लगता है। यही कंडीशनिंग है। बाउंड्री टेस्टिंग का एक और साइन है रिएक्शन शिफ्ट। पहले आप शॉक होते थे, फिर कंफ्यूज्ड, फिर टायर्ड,
और फाइनली नम स्टेज सबसे डेंजरस होती है, क्योंकि तब अब्यूज विजिबल नहीं लगता। मैनिपुलेटर्स जानते हैं कि अगर उन्होंने शुरुआत में ही बड़ा अटैक किया तो आप भाग जाओगे। इसलिए वे ड्रिप फीड करते हैं, थोड़ा थोड़ा, ताकि आप अडेप्ट कर लो। और अडेप्टेबिलिटी एक स्ट्रेंथ है, लेकिन गलत कॉन्टेक्स्ट में वही स्ट्रेंथ आपका वीकनेस बन जाती है। हेल्दी रिलेशनशिप में बाउंड्रीज रिस्पेक्टेड होती है, इवन अगर वे समझ में ना आए। टॉक्सिक डायनामिक्स में बाउंड्रीज मॉक होती है। अगर कोई बार बार आपकी बाउंड्री को जोक बना रहा है, टेस्ट कर रहा है, डिसमिस कर रहा है, वो इनोसेंट नहीं है, वो मैपिंग कर रहा है। बाउंड्री टेस्टिंग सिर्फ दूसरों से नहीं, सोसाइटी से भी आती है। लड़कियों को एडजस्ट करना चाहिए। मेन डोंट कंप्लेन, ये कलेक्टिव बाउंड्री टेस्टिंग है और जनरेशंस ने इसे नॉर्मल मान लिया है। लेकिन अब्यूज कल्चर हमेशा इसी नॉर्मलाइजेशन से सर्वाइव करता है। सबसे पेनफुल पार्ट यह है कि बाउंड्री टेस्टिंग के विक्टिम अक्सर खुद को ब्लेम करते हैं। शायद मैंने पहले ही बोलना चाहिए था। लेकिन सच ये है, बाउंड्री टेस्टिंग इतनी स्मूथ होती है कि कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। प्रॉब्लम आपकी क्लैरिटी नहीं थी, प्रॉब्लम सामने वाले की इंटेंट थी। बाउंड्री टेस्टिंग से बाहर आने का पहला स्टेप अवेयरनेस है। नोटिसिंग स्मॉल डिस्कम्फर्ट्स, वो मोमेंट जब आप हंस तो रहे हो लेकिन अंदर कुछ टाइट हो गया, दैट सिग्नल मैटर्स। दूसरा स्टेप कंसिस्टेंसी है। बाउंड्री वन सेट नीड्स रेपिटेशन, कामली, क्लियरली, विदाउट जस्टिफिकेशन ओवरलोड। मुझे ये ठीक नहीं लगता, बस। मैनिपुलेटर्स जस्टिफिकेशन चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, डिबेट चाहते हैं, बिकॉज डिबेट बाउंड्री को वीक बनाता है। बाउंड्री एक्सप्लेनेशन नहीं होती, बाउंड्री स्टेटमेंट होती है। तीसरा, ऑब्जर्व रिस्पॉन्स। रिस्पेक्टफुल लोग बाउंड्री सुनकर एडजस्ट करते हैं। बाउंड्री टेस्टर्स आर्ग्यू करते हैं, मॉक करते हैं, गिल्ट डालते हैं। ये डिफरेंस बहुत क्लियर होता है। बाउंड्री टेस्टिंग का अपोजिट है बाउंड्री रिस्पेक्ट, जहां आपको सेफ फील होता है, हर्ट फील होता है, जहां डिसएग्रीमेंट के बाद भी डिग्निटी इंटैक्ट रहती है। अगर किसी स्पेस में आपकी डिग्निटी धीरे धीरे डिसोल्व हो रही है, तो वहां प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रक्चर है। अब यहां से आगे जो लेयर खुलने वाली है, वो बाउंड्री टेस्टिंग का नेचुरल एक्सटेंशन है। क्योंकि जब कोई आपकी बाउंड्रीज रिपीटेडली क्रॉस करता है और आप बोलने लगते हो, तब अगला वेपन एक्टिवेट होता है। आपकी रियलिटी को ही क्वेश्चन करना, आपको कन्विंस करना कि जो आप देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, वो सच नहीं है, कि आप एग्जैजरेट कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। और यहीं से मैनिपुलेशन सिर्फ बिहेवियर तक नहीं रहती, वो आपकी परसेप्शन तक पहुंच जाती है। वहीं से अगली अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, जहां लड़ाई बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। चैप्टर 13, पर्सनैलिटी हाईजैकिंग, हाउ दे रीशेप हु यू आर। ये मैनिपुलेशन सबसे खतरनाक इसलिए नहीं है क्योंकि ये आपको हर्ट करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये आपको चुपचाप बदल देता है। इतना चुपचाप कि एक दिन आप मिरर में खुद को देखते हैं और सोचते हैं, मैं पहले ऐसा नहीं था। पर्सनैलिटी हाईजैकिंग वही जगह है जहां मैनिपुलेशन आपकी एक्शंस से आगे बढ़कर आपकी पहचान तक पहुंच जाती है। शुरुआत कभी कंट्रोल से नहीं होती, शुरुआत अप्रिशिएशन से होती है। तुम बहुत शांत हो, तुम दूसरों से अलग हो, मुझे तुम्हारी सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है। ये बातें सुनकर अच्छा लगता है। हर इंसान चाहता है कि उसे यूनिक, स्पेशल, डिफरेंट महसूस कराया जाए। हाईजैकर यहीं से एंट्री लेता है। धीरे धीरे ये अप्रिशिएशन प्रेफरेंस बन जाती है। मुझे वैसे लोग पसंद नहीं जो ज्यादा बोलते हैं। आई लाइक पीपल हु डोंट आर्ग्यू। काम लोग ज्यादा मैच्योर होते हैं। अब ये स्टेटमेंट्स न्यूट्रल नहीं है, अब ये एक्सपेक्टेशंस है, और आप अननोइंगली अपने बिहेवियर को उन एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से शेप करने लगते हो। अब अगर आप डिसएग्री करते हो, तो आपको फील कराया जाता है कि आप बदल गए हो, तुम पहले ऐसे नहीं थे, अब तुम अग्रेसिव हो गए हो। ये तुम्हारा असली नेचर नहीं है। और यहीं से सेल्फ डाउट शुरू होता है। पर्सनालिटी हाईजैकिंग का कोर वेपन है आइडेंटिटी लेबलिंग। आपको बताया जाता है कि आप कौन हो, और फिर उसी लेबल के हिसाब से बिहेव करने का प्रेशर डाला जाता है। तुम तो समझदार हो, मतलब सवाल मत पूछो। तुम तो स्ट्रांग हो, मतलब कंप्लेन मत करो। तुम तो स्पिरिचुअल हो, मतलब बाउंड्रीज मत रखो। धीरे धीरे आपकी नेचुरल रिएक्शंस सप्रेस होने लगती है। गुस्सा आया तो आप रोक लेते हो, हर्ट हुआ तो आप इग्नोर करते हो,
कंफ्यूजन हुआ तो आप खुद को ब्लेम करते हो, क्योंकि आपको सिखा दिया गया है कि आप ऐसे इंसान नहीं हो जो ये सब फील करता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सडन नहीं होता, ये ग्रेजुअल होता है, माइक्रो एडजस्टमेंट्स के जरिए। आज थोड़ा एडजस्ट किया, कल थोड़ा और कुछ महीनों बाद आप खुद को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। सबसे डेंजरस पार्ट यह है कि हाईजैकर आपको कभी ओपनली नहीं कहेगा कि ऐसा बनो। वो बस इतना कहेगा कि मुझे ये वर्जन ज्यादा पसंद है, और इंसान नेचुरली उस वर्जन को मेंटेन करने की कोशिश करता है जिससे उसे एक्सेप्टेंस मिलती है। ये मैनिपुलेशन स्पेशली उन लोगों पर काम करता है जो अडेप्टेबल हैं, एम्पैथेटिक हैं और रिलेशनशिप्स को वैल्यू करते हैं। स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस वाले लोग हाईजैक नहीं होते, फ्लेक्सिबल लोग होते हैं। रिलेशनशिप्स में पर्सनालिटी हाईजैकिंग बहुत कॉमन है। पहले आपको एनकरेज किया जाता है, फिर आपको सटली करेक्ट किया जाता है। तुम ऐसा मत पहनो, ये लैंग्वेज यूज मत करो, उस फ्रेंड से दूरी रखो। हर चेंज लॉजिकल रीजन के साथ आता है, कंसर्न के नाम पर, लव के नाम पर, सेफ्टी के नाम पर, और आप मान लेते हो। वर्क प्लेस में ये प्रोफेशनलिज्म के नाम पर होता है। इमोशंस मत दिखाओ, टू पैशनेट मत बनो, कीप इट न्यूट्रल, और धीरे धीरे आप रोबोटिक हो जाते हो। आपकी क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी, असर्टिवनेस सब डल होने लगता है। सबसे अलार्मिंग साइन ये है, आप डिसीजंस लेने से डरने लगते हो, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी अब सेल्फ ड्रिवन नहीं रही, वो अप्रूवल ड्रिवन हो गई है। हर चॉइस से पहले आप सोचते हो उन्हें क्या पसंद आएगा, और जब पर्सनालिटी अप्रूवल पर चलने लगे तब वो आपकी नहीं रहती। पर्सनालिटी हाईजैकिंग अक्सर आइसोलेशन के साथ आता है। आपको धीरे धीरे उन लोगों से दूर किया जाता है जो आपको ओरिजिनल रूप में जानते थे। वो तुम्हें समझते नहीं, वो नेगेटिव है, वो तुम्हें चेंज नहीं होने देंगे। अब आपके आसपास वही लोग रह जाते हैं जो हाईजैकर की नैरेटिव को रीइंफोर्स करते हैं। अब फीडबैक लूप कंप्लीट हो जाता है। आपको लगता है कि आप ग्रो कर रहे हो, मैच्योर हो रहे हो, इवॉल्व कर रहे हो, लेकिन असल में आप श्रिंक कर रहे होते हो। योर इमोशनल रेंज नैरोज, योर रिएक्शंस सॉफ्टन, योर बाउंड्रीज ब्लर, और सबसे स्कैरी मोमेंट तब आता है जब हाईजैकर चला जाता है। रिलेशनशिप खत्म हो जाती है, जॉब बदल जाती है, अथॉरिटी हट जाती है, और आप अकेले रह जाते हो एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ जो आपकी नहीं है। अब कंफ्यूजन रियल होता है। मैं क्या चाहता हूं, मैं क्या फील करता हूं, मैं कौन हूं? ये आइडेंटिटी हैंगओवर है, हाईजैकिंग का आफ्टर इफेक्ट। ये समझना बहुत जरूरी है कि पर्सनैलिटी चेंज और पर्सनैलिटी हाईजैकिंग अलग चीजें हैं। चेंज कॉन्शियस होता है, हाईजैकिंग कंडीशन होता है। चेंज आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है, हाईजैकिंग आपको कंप्लायंट बनाता है। हेल्दी इन्फ्लुएंस आपको एक्सपैंड करता है, हाईजैकिंग आपको कॉम्प्रेस करता है। अगर कोई आपको ऐसा बनने को कह रहा है जहां आप लेस एक्सप्रेसिव, लेस क्यूरियस, लेस असर्टिव हो जाओ, तो वो ग्रोथ नहीं है। आपका गुस्सा गलत नहीं है, आपकी आवाज गलत नहीं है, आपकी इंटेंसिटी गलत नहीं है। कॉन्टेक्स्ट डिसाइड करता है कि क्या यूजफुल है, न कि कोई व्यक्ति। सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन यह है, कोई भी इंसान, कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी सिस्टम आपको रीडिफाइन करने का अधिकार नहीं रखता। फीडबैक दे सकता है, कंट्रोल नहीं। पर्सनालिटी हाईजैकिंग तब फेल होता है जब आप सेल्फ ऑब्जर्वेशन शुरू करते हो। मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे सही लगता है, या इसलिए क्योंकि मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा? ये सवाल डेंजरस है मैनिपुलेटर्स के लिए। ओरिजिनल पर्सनालिटी लाउड नहीं होती, ऑथेंटिक होती है, और ऑथेंटिसिटी हमेशा अनकंफर्टेबल होती है उन लोगों के लिए जो कंट्रोल चाहते हैं। आप वही इंसान हो जो क्वेश्चंस पूछता है, जो फील करता है, जो रिएक्ट करता है, जो डिसएग्री करता है, जो इवॉल्व करता है अपने टर्म्स पर। अब यहां से आगे जो लेयर खुलने वाली है वो पर्सनैलिटी से भी डीपर है, क्योंकि अब मैनिपुलेशन सिर्फ आपको बदलने की कोशिश नहीं करेगी, बल्कि आपके अंदर केओस क्रिएट करेगी। कंफ्यूजन, इंस्टेबिलिटी, कांस्टेंट इमोशनल डिस्टर्बेंस, ताकि आप कभी ग्राउंडेड ही न रहो। जब इंसान ग्राउंडेड नहीं होता तब उसे कहीं भी पुश किया जा सकता है, और वहीं से एक नया पैटर्न शुरू होता है जहां कंट्रोल नॉइज में छुपा होता है और डैमेज धीरे धीरे होता है। चैप्टर 14, साइलेंट सैबोटेज, हाउ एनिमीज हाइड एज फ्रेंड्स। कुछ नुकसान ऐसे नहीं होते जो सामने से आते हैं। न कोई लड़ाई, न कोई गाली, न कोई टकराव, सब कुछ नॉर्मल दिखता है।
हंसी, बातचीत, साथ बैठना, साथ चलना। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा होता है। प्रोग्रेस स्लो हो रही होती है, कॉन्फिडेंस लीक हो रहा होता है, अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल रही होती है, और आपको समझ ही नहीं आता कि ये हो कैसे रहा है। यही है साइलेंट सैबोटेज। साइलेंट सैबोटेज लाउड नहीं होता, इसलिए डेंजरस होता है। ये दुश्मन की तरह नहीं आता, ये दोस्त की तरह बैठता है, सलाह की तरह बोलता है, कंसर्न की तरह दिखता है, और इसलिए आपका गार्ड नीचे रहता है। ये वो इंसान होता है जो ओपनली आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। वो बस सही समय पर गलत इनपुट देता है, सही मोमेंट पर डाउट डालता है, सही डायरेक्शन में हफ सपोर्ट देता है, और गलत डायरेक्शन में फुल एनकरेजमेंट। आप नोटिस करेंगे, जब भी आप कोई बड़ा कदम लेने वाले होते हो, कुछ लोग अचानक बहुत प्रैक्टिकल बन जाते हैं। रिस्क ज्यादा है, अभी सही टाइम नहीं है, तुम इतने श्योर कैसे हो? ये बातें न्यूट्रल लगती हैं, लेकिन पैटर्न देखिए, ये सिर्फ तब आती है जब आप आगे बढ़ने वाले होते हो। साइलेंट सैबोटियर आपको रोकता नहीं है, वो आपको स्लो करता है, और स्लो डैमेज सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें अलार्म नहीं बजता। ये सैबोटेज अक्सर एडवाइस के रूप में आता है। मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि तुम फेल ना हो। लेकिन ध्यान दीजिए, ये एडवाइस कभी एम्पावरिंग नहीं होती। ये कॉशन हैवी होती है, फियर हैवी होती है, वर्स्ट केस ओरिएंटेड होती है। आप एक्साइटेड होते हो, सामने वाला एंग्शियस बना देता है। रिलेशनशिप्स में साइलेंट सैबोटेज इमोशनल रूप ले लेता है। कोई फ्रेंड जो हर बार आपकी खुशी पर थोड़ा सा पानी डाल देता है। हाँ अच्छा है, लेकिन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही पॉइजन ड्रिप है। जब आप दुखी होते हो, वे बहुत सपोर्टिव होते हैं, लेकिन जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, वे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि आपका राइज उन्हें मिरर दिखाता है। साइलेंट सैबोटेज अक्सर जेलसी से नहीं, इनसिक्योरिटी से आती है। सामने वाला खुद स्टक है, और आपका मूव उसे रिमाइंड करता है कि उसने मूव नहीं किया। इसलिए वो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आपको भी स्टक रखना चाहता है। सबसे डेंजरस सैबोटियर्स वे होते हैं जो आपको मोटिवेट भी करते हैं, लेकिन गलत डायरेक्शन में। पहले ये कर लो, पहले ये परफेक्ट कर लो, पहले थोड़ा और प्रिपेयर हो जाओ। और ये पहले कभी खत्म नहीं होता। प्रेपरेशन ट्रैप सैबोटेज का फेवरेट टूल है। वर्क प्लेस में साइलेंट सैबोटेज पॉलिटिक्स के रूप में आती है। कोई कोलीग जो इन्फॉर्मेशन डिले कर देता है, डेडलाइन क्लियर नहीं करता, आपको मीटिंग से बाहर रखता है, क्रेडिट शेयर नहीं करता, लेकिन सामने से फ्रेंडली रहता है, स्माइल करता है, हेल्प ऑफर करता है। आप कंफ्यूज रहते हो, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि सैबोटेज विजिबल नहीं है। साइलेंट सैबोटेज का एक क्लियर साइन है मिस्ड टाइमिंग। अपॉर्चुनिटीज आती है, लेकिन समहाउ आप हमेशा लेट हो जाते हो। डिसीजन लेने में डिले, कॉन्फिडेंस लेने में डिले, सपोर्ट मिलने में डिले। और जब आप पीछे रह जाते हो, वही लोग कहते हैं, देखा, मैंने कहा था। ये गैसलाइटिंग का सॉफ्ट वर्जन है। सबसे पेनफुल पार्ट यह है कि साइलेंट सैबोटियर्स अक्सर आपके पुराने सर्कल से होते हैं। चाइल्डहुड फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, लॉन्ग टर्म कोलीग्स। इसलिए ट्रस्ट ऑलरेडी मौजूद होता है, और ट्रस्ट की वजह से वार्निंग सिग्नल्स इग्नोर हो जाते हैं। आप सोचते हो, ये मेरा भला ही चाहता होगा, और यही अजम्पशन सैबोटेज को पावर देता है। साइलेंट सैबोटेज रेयरली वन टाइम होता है, ये पैटर्न होता है, रेपिटेशन होता है, माइक्रो बिहेवियर्स का चेन। एक और कॉमन फॉर्म है डिस्ट्रैक्शन सैबोटेज। जब आप फोकस्ड होते हो, वही इंसान अननेसेसरी ड्रामा ले आता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, इमोशनल केओस, ताकि आपका अटेंशन शिफ्ट हो जाए। केओस क्रिएट्स डिले, डिले किल्स मोमेंटम, मोमेंटम टूटते ही सेल्फ डाउट आता है, और सेल्फ डाउट सैबोटेज का गोल होता है। सबसे स्कैरी बात यह है कि सैबोटियर खुद को विलन नहीं मानता। वो जेन्युइनली फील करता है कि वो सही कर रहा है, कि वो आपको बचा रहा है, कि वो रियलिस्टिक है। लेकिन उसका रियलिज्म आपकी ग्रोथ के लिए नहीं, उसके कंफर्ट के लिए होता है। साइलेंट सैबोटेज इसलिए भी सर्वाइव करता है क्योंकि विक्टिम खुद लाउड नहीं होता। आप कॉन्फ्रंट नहीं करते, आप अस्यूम करते हो, आप लेट गो करते हो। और लेट गो कल्चर सैबोटेज के लिए फर्टाइल ग्राउंड है। लेकिन साइलेंस स्ट्रेंथ नहीं होती जब वो आपकी कीमत पर हो। सैबोटेज को पहचानने का सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है एनर्जी चेक। कुछ लोगों से मिलने के बाद आप एनर्जाइज्ड फील करते हो, कुछ से ड्रेन्ड। ड्रेन्ड विदाउट कॉन्फ्लिक्ट मतलब साइलेंट सैबोटेज। हेल्दी सपोर्ट क्लैरिटी देता है,
सैबोटेज कंफ्यूजन देता है, हेल्दी फीडबैक आपको एक्सपैंड करता है, सैबोटेज आपको हेजिटेट कराता है। एक और इंपॉर्टेंट साइन, सिलेक्टिव सपोर्ट। वे आपके छोटे विन्स सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बड़े मूव्स पर हेजिटेंट होते हैं, क्योंकि स्मॉल विन्स सेफ होते हैं, बिग विन्स डिसरप्टिव होते हैं। सैबोटियर डिसरप्शन से डरता है। यह समझना जरूरी है कि हर दोस्त फ्रेंड नहीं होता और हर एनिमी ऑब्वियस नहीं होता। कुछ लोग आपके साथ चलेंगे, लेकिन आपके आगे नहीं। साइलेंट सैबोटेज से बाहर आने का पहला स्टेप पैरानॉन नहीं है, अवेयरनेस है। पैटर्न्स देखना, रिएक्शंस ऑब्जर्व करना, टाइमिंग नोटिस करना। दूसरा स्टेप, इंफॉर्मेशन कंट्रोल। हर प्लान हर इंसान के साथ शेयर करना जरूरी नहीं है। साइलेंस समटाइम्स प्रोटेक्शन होता है। तीसरा, टेस्ट विद डिस्टेंस। थोड़ी दूरी बनाइए और देखिए, सपोर्ट इंक्रीज होता है या गिल्ट, रिस्पेक्ट रहता है या इनसिक्योरिटी सर्फेस होती है। डिस्टेंस ट्रूथ रिवील करता है। सैबोटेज तब फेल होता है जब आप इंटरनल वैलिडेशन डेवलप करते हो, जब आपको हर कदम पर अप्रूवल नहीं चाहिए, जब आप एक्सटर्नल नॉइज को इंटरनल कॉम्पास पर ओवरराइड नहीं करने देते। आपका ग्रोथ किसी के परमिशन से नहीं होता, और जो लोग आपको रोक रहे हैं वे चाहे दोस्त दिखें, एलाई नहीं है। अब यहां से आगे जो लेयर खुलने वाली है वो सैबोटेज से भी ज्यादा सटल है, क्योंकि अब डैमेज बाहर से नहीं, अंदर से होगा। अब कोई आपको रोकने या स्लो करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप खुद ही खुद पर डाउट करने लगोगे, अपनी मेमोरी पर, अपनी जजमेंट पर, अपनी परसेप्शन पर। जब मैनिपुलेशन इस लेवल तक पहुंच जाती है तब इंसान को दुश्मन की जरूरत नहीं रहती, उसका अपना दिमाग ही काफी होता है। वहीं से आखिरी अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, जहां कंट्रोल इनविजिबल हो जाता है लेकिन इंपैक्ट परमानेंट हो सकता है। चैप्टर 15, बिकमिंग अनमैनिपुलेटेबल, द साइकोलॉजी ऑफ पावर एंड काम। अध्याय 15, मैनिपुलेशन से परे होना। इस पूरी जर्नी के बाद अब सवाल ये नहीं है कि लोग मैनिपुलेट करते हैं या नहीं, सवाल यह है कि आप उस मैनिपुलेशन के साथ क्या करते हैं, क्योंकि सच्ची ताकत बाहर की दुनिया को बदलने में नहीं, अपने अंदर की स्थिति को स्थिर रखने में होती है। बिकमिंग अनमैनिपुलेटेबल का मतलब ये नहीं कि अब कोई कोशिश नहीं करेगा, कोशिश हमेशा होगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब वो कोशिश आपके भीतर हलचल पैदा नहीं कर पाएगी। असली पावर लाउड नहीं होती, वो प्रूव नहीं करती, वो एक्सप्लेन नहीं करती, वो डिफेंड भी नहीं करती। असली पावर शांत होती है, काम, ग्राउंडेड। जब कोई आपको प्रोवोक करता है और आप रिएक्ट नहीं करते तो ये वीकनेस नहीं होती, ये नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है। मैनिपुलेशन तभी काम करती है जब आपके अंदर अर्जेंसी, फियर या क्रेविंग हो। काम इंसान के पास मैनिपुलेटर्स के लिए एंट्री पॉइंट नहीं होता। आपने नोटिस किया होगा, जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जिन्हें आप हिला नहीं पाते, न प्रेस से, न गिल्ट से, न थ्रेट से। वे कोल्ड नहीं होते, इनसेंसिटिव नहीं होते, वे बस इंटरनली सेटल्ड होते हैं। उनका सेल्फ वर्थ किसी के रिस्पॉन्स पर डिपेंड नहीं करता। वही स्टेट अनमैनिपुलेटेबल होने की शुरुआत है। पावर और काम का रिश्ता बहुत डीप है। पावर केओस से नहीं आती, क्लैरिटी से आती है, और क्लैरिटी तब आती है जब आप अपनी इमोशंस को सप्रेस नहीं करते लेकिन उन्हें गवर्न करना सीख लेते हैं। एंगर आए तो आप उसे फील करते हो, एक्ट नहीं करते। फियर आए तो आप उसे एक्नॉलेज करते हो, ओबे नहीं करते। गिल्ट आए तो आप उसे सुनते हो, लेकिन उससे डिसीजन नहीं लेते। मैनिपुलेटर्स इमोशंस को शॉर्टकट बनाते हैं, काम इंसान इमोशंस को डेटा बनाता है। अनमैनिपुलेटेबल बनने का मतलब यह भी नहीं कि आप रिजिड बन जाए। फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, लेकिन सेल्फ बिट्रेयल नहीं होती। आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, लेकिन अपनी कोर वैल्यूज के साथ नहीं। आप एडजस्ट करते हो, लेकिन अपनी डिग्निटी के साथ नहीं। सबसे बड़ा शिफ्ट तब आता है जब आप अप्रूवल की हंगर छोड़ देते हो, जब आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि आप अच्छे हो, सही हो, वर्दी हो। जिस दिन आपकी वर्थ अंदर से डिसाइड हो जाती है, उस दिन बाहरी मैनिपुलेशन पावरलेस हो जाती है। काम इंसान आर्ग्यूमेंट्स जीतने की कोशिश नहीं करता, वो क्लैरिटी चुनता है। वो एक्सप्लेन नहीं करता कि वो क्यों फील कर रहा है जो वो फील कर रहा है। वो बस अवेयर होता है कि वो क्या टॉलरेट करेगा और क्या नहीं। अनमैनिपुलेटेबल लोग बाउंड्रीज को अनाउंस नहीं करते, वे बस बिहेव करते हैं। नो ड्रामा, नो थ्रेट्स, जस्ट कंसिस्टेंसी। मैनिपुलेटर्स ड्रामा चाहते हैं
क्योंकि ड्रामा इमोशनल एंट्री देता है, काम रिस्पॉन्स एंट्री बंद कर देता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन ये है, आप हर किसी को कॉन्विंस करने के लिए नहीं आए हो। कुछ लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे, कुछ लोग आपको लेबल करेंगे, कुछ लोग आपको विलन बनाएंगे। काम पर्सन ये एक्सेप्ट कर लेता है, रेजिस्टेंस वही खत्म हो जाती है। पावर का एक बड़ा इल्यूजन ये है कि जो ज्यादा बोलता है वही पावरफुल है। सच ये है कि जो साइलेंस में कंफर्टेबल है वही पावरफुल है। साइलेंस डर से नहीं, चॉइस से आए वही मास्टरी है। जब कोई विथड्रॉल करता है और आप चेज नहीं करते, जब कोई गिल्ट डालता है और आप अपोलोजाइज नहीं करते, जब कोई कंफ्यूज करता है और आप लेते हो, जब कोई प्रेज देता है और आप इन्फ्लेट नहीं होते, यही मोमेंट्स डिफाइन करते हैं कि मैनिपुलेशन आप पर काम करेगी या नहीं। अनमैनिपुलेटेबल होने का मतलब है इमोशनल सोब्रिटी, न हाई पर बहना न लो में डूबना, स्टेबल मिडल, ग्राउंडेड सेंटर। ये स्टेट ओवरनाइट नहीं आती, ये रिपीटेड अवेयरनेस से बनती है। हर बार जब आप रिएक्ट करने की बजाय रिस्पॉन्ड करते हो, हर बार जब आप क्लैरिटी को कंफर्ट से ऊपर रखते हो, हर बार जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट को कनेक्शन से ऊपर रखते हो, आप स्ट्रॉन्गर होते जाते हो। एक समय आता है जब मैनिपुलेटर्स आपको बोरिंग लगने लगते हैं। उनका ड्रामा, उनका प्रेशर, उनका केओस सब प्रेडिक्टेबल लगने लगता है, और प्रेडिक्टेबिलिटी मैनिपुलेशन को किल कर देती है। काम इंसान को थ्रेटन करना मुश्किल होता है क्योंकि उसके पास खोने के लिए आइडेंटिटी नहीं होती। वो रोल से जुड़ा नहीं होता, अप्रूवल से जुड़ा नहीं होता, नैरेटिव से जुड़ा नहीं होता। उसकी पावर उसकी इनर स्टिलनेस होती है। और सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यह है, जब आप अनमैनिपुलेटेबल होते हो तब आप दूसरों को भी मैनिपुलेट नहीं करते। आपको कंट्रोल की जरूरत नहीं रहती, प्रेजेंस इनफ होती है। आप लाइटर फील करते हो, क्लीनर, मोर ऑनेस्ट। रिलेशनशिप्स सिंपलर हो जाते हैं, डिसीजन स्लोअर लेकिन स्ट्रॉन्गर होते हैं। अब आपको हर चीज समझाने की जरूरत नहीं होती, हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं होती, हर गलतफहमी ठीक करने की जरूरत नहीं होती। आप सेंटर्ड रहते हो, और यही साइकोलॉजी ऑफ पावर है। जो खुद के अंदर स्टेबल है उसे बाहर से कोई शेक नहीं कर सकता। यही इस पूरी जर्नी का अंत नहीं, बल्कि इंटीग्रेशन है। अब सवाल ये नहीं कि मैनिपुलेशन कैसे काम करती है, सवाल ये है कि आप किस स्टेट में जीना चूज करते हो। केओस या काम, रिएक्शन या रिस्पॉन्स, डिपेंडेंस या इनर अथॉरिटी। और जिस दिन आप काम को हैबिट बना लेते हो, उस दिन मैनिपुलेशन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रह जाती है, आपकी रियलिटी नहीं। कंक्लूजन, इस पूरी सीरीज में हमने किसी एक ट्रिक या टेक्निक की बात नहीं की। हमने उस इनविजिबल सिस्टम को समझने की कोशिश की है जो रोजमर्रा की जिंदगी में चुपचाप काम करता है। यह सीरीज आपको यह बताने के लिए नहीं थी कि दुनिया बुरी है, बल्कि यह दिखाने के लिए थी कि दुनिया साइकोलॉजिकल डायनामिक्स पर चलती है, और जो इन डायनामिक्स को नहीं समझते वे अननोइंगली उनका शिकार बन जाते हैं। हमने देखा कि मैनिपुलेशन हमेशा जोर जबरदस्ती से नहीं होती। ज्यादातर समय ये केयर, हेल्प, प्रेज, साइलेंस, कंपैरिजन, गिल्ट और अथॉरिटी के मास्क पहन कर आती है। कभी आपकी कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे हॉलो किया जाता है, कभी आपकी रियलिटी रिराइट की जाती है, कभी आपको इतना ओवरलोड कर दिया जाता है कि आप सोच ही न पाओ, और कभी आपकी पर्सनैलिटी को ही रीशेप कर दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन ये है कि मैनिपुलेशन बाहर से शुरू होती है, लेकिन सक्सीड तभी करती है जब वो अंदर जगह बना ले, जब आपकी सेल्फ वर्थ दूसरों की राय पर डिपेंड करने लगती है, जब आपकी क्लैरिटी अप्रूवल के लिए कॉम्प्रोमाइज करने लगती है, जब आपकी बाउंड्रीज गिल्ट से डरने लगती है। इस सीरीज का कोर मैसेज यही रहा है, आप कमजोर नहीं हैं, आप अनअवेयर थे, और अवेयरनेस आते ही पावर वापस आने लगती है। पावर का मतलब कंट्रोल करना नहीं होता, पावर का मतलब है खुद को खोए बिना दुनिया में रह पाना, काम रह पाना इवन जब सामने केओस हो, पॉज ले पाना इवन जब प्रेशर हो, साइलेंस चूज कर पाना इवन जब प्रोवोक किया जाए। अगर आप ध्यान दें तो हर चैप्टर का अंत एक ही जगह ले जाता है, इनर अथॉरिटी, वो जगह जहां आपकी पहचान स्टेबल होती है, आपकी रियलिटी ग्राउंडेड होती है, और आपकी इमोशनल स्टेट किसी और के हाथ में नहीं होती। जब आप वहां पहुंचते हैं तब मैनिपुलेशन आपके लिए डर नहीं रहती, वो बस एक पैटर्न बन जाती है जिसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इग्नोर कर सकते हैं। यही इस पूरी जर्नी का सार है।
विक्टिम से ऑब्जर्वर बनना और ऑब्जर्वर से सॉवरेन बनना। पार्ट 1 में हमने ये समझा कि मैनिपुलेशन कैसे काम करती है, कहां कहां से आती है और वो आपको अंदर से कैसे बदलती है। पार्ट 2 में फोकस और भी डीपर होने वाला है। वहां हम बात करेंगे कि जब मैनिपुलेशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है, क्यों कुछ लोग आपकी ग्रोथ से डरने लगते हैं, पावर डायनामिक्स कैसे शिफ्ट होती है जब आप काम हो जाते हैं, लोनलीनेस, डिटैचमेंट और इनर स्ट्रेंथ का रियल मतलब क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंटली कैसे आप मैनिपुलेशन फ्री रहते हुए भी कनेक्टेड, ह्यूमन और ग्राउंडेड रह सकते हैं। पार्ट 2 सिर्फ डिफेंस की बात नहीं करेगा, वो इंटीग्रेशन की बात करेगा। वो स्टेज जहां आप फाइट नहीं करते, प्रूव नहीं करते, बस एग्जिस्ट करते हैं, पूरी क्लैरिटी और डिग्निटी के साथ। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब ये कंटेंट सिर्फ सुना नहीं गया, फील किया गया है। क्योंकि जो बातें हमने इस सीरीज में डिस्कस की हैं, वे किताबों की थ्योरी नहीं है, ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है। शायद कुछ मोमेंट्स पर आपको लगा होगा ये तो मेरे साथ भी हुआ है, और अगर ऐसा लगा है तो आप अकेले नहीं हैं। लेवल अप हैबिट्स इसीलिए बना है ताकि हम शैलो मोटिवेशन नहीं, डीप अवेयरनेस की बात कर सके। ऐसी अवेयरनेस जो आपको लाउड नहीं बनाती बल्कि ग्राउंडेड बनाती है, जो आपको रिएक्टिव नहीं, रिस्पॉन्सिव बनाती है। अगर इस सीरीज ने आपको अपनी लाइफ को नए लेंस से देखने में मदद की है, अगर किसी चैप्टर ने आपको पॉज करने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ सपोर्ट नहीं है, ये एक सिग्नल है कि आप इस तरह की क्लैरिटी चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये जर्नी यहीं न रुके। आगे भी हम इसी तरह साइकोलॉजी, हैबिट्स, पावर, काम और रियल ग्रोथ पर बात करते रहेंगे, बिना ड्रामा, बिना नॉइज। कमेंट्स में जरूर लिखिए कि कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा हिट किया, या कौन सा पैटर्न आपने पहली बार नोटिस किया। ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, ये उन लोगों की स्पेस है जो ब्लाइंडली जीना नहीं चाहते, जो स्ट्रांग बनना चाहते हैं लेकिन लाउड नहीं, अवेयर। वेलकम टू लेवल अप हैबिट्स, जहां हम लाइफ को जीतने की नहीं, समझने की आदत बनाते हैं।